भगीरथ 400 बाद गंगा धरा पर आई। एबीपी ने तो 5 दिन में गंगा को यहाँ लिया। यहाँ पार्टी कहेगी वहीं त्रिशूल डाल। गंगा पवित्र है, राजनीतिक स्वच्छ है। जो चुनावी वायदे बढ़िया करेगा उसी के बारे में सोचें। सभी साफ और स्वच्छ छवि के व्यक्ति मैदान में उतारे हैं। नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और आज हरिद्वार की इस हर की पौड़ी से हम शुरुआत कर रहे हैं एबीपी गंगा के ऐतिहासिक चुनावी शो की, जिसका नाम है पदयात्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। हरिद्वार अब खबरों की गंगा पहुंचेगी सीधे आपके घर। जिस भागीरथ ने गंगा को इस जमीन पर उतारा था, वहीं से शुरू होने जा रहा है टीवी पर्दे का सबसे बड़ा चुनावी सफर। नमस्कार, मैं स्नेहलता। न मोटर न गाड़ी, यूपी उत्तराखंड के कोने कोने की चप्पे चप्पे की करेंगे हम पैदल सवारी। इस हर की पौड़ी से आज एक ऐसे शो का आगाज होगा जिससे आप समझ पाएंगे कि यूपी उत्तराखंड की सियासी बयार का रुख किधर है। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को सींचने वाली गंगा के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारी यात्रा गांव-गांव, शहर-शहर होकर गुजरेगी और एबीपी गंगा की टीम पैदल यात्रा करेगी इस पथ पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। हरिद्वार साधु संतों का शहर है और उसी साधु संत परंपरा के प्रमुख संत श्री निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो बिल्कुल स्वामी कैलाशानंद गिरी जी हमारे साथ मौजूद है और मैं उनसे अब आग्रह करूंगा कि स्वामी जी आए और विधिवत हमारी इस पदयात्रा की शुरुआत करें। स्वामी जी, आपसे आग्रह है कि आप आए। स्वामी जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में और आज से हम पदयात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत आप करवाएंगे। हरिद्वार में हम मौजूद हैं और जिस संत परंपरा से आप आते हैं वो अपने आप में महान है और हम जनता की आवाज़ उठाने आए हैं, तो आपसे आग्रह है कि हम इसकी विधिवत शुरुआत जरूर करवाएं। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। जिस माँ गंगा को भगवान शिव ने अपने जटा में रखी, आज उस गंगा की पावन पुनीत निर्मलता को और इसकी अखंडता को, उनकी स्वच्छता को और इनकी पुनीत पवित्रता को बनाए रखने के लिए जिस प्रकार से एबीपी गंगा ने आज पदयात्रा का कार्यक्रम रखा है, मुझे लगता है भारतीय संस्कृति के लिए यह एक प्रेरणादायक है। भारतीय संस्कृति को एक प्रेरणा मिलेगी। भारत के इतिहास में मुझे लगता है यह पहला कार्य है। यह पहला कार्य आप देख रहे हैं कि यहाँ गंगा सभा के अध्यक्ष हमारे प्रदीप झा जी, हमारे बहुत सारे महात्मा, हमारे हरिद्वार के विशिष्ट सारे लोग और भारतीय परंपराओं के जनमानस, जिनकी आस्था गंगा, गाय, मानवता, संस्कृति के प्रति है आज भी। तो गंगा गंगेत यो ब्रूयात् योजनानां सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। गंगा दर्शनात् मुक्ति। अभी हम सब माँ गंगा का दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करने से भी मुक्ति मिलती है। गंगा स्पर्शयोर मुक्ति ही, गंगा स्पर्श करने मात्र से भी मुक्ति मिलती है। गंगा आचमनयोर मुक्ति ही, गंगा का जल पीने मात्र से भी मुक्ति मिलती है। और गंगा स्नानार्थ मुक्ति, गंगा स्नान करने मात्र से भी मुक्ति मिलती है। गंगा मेरी माँ है। माँ किसी व्यक्ति से जातिगत व्यक्तिगत द्वेष ईर्षा नहीं रखती है। गंगा के तट पर, गंगा में और गंगा के समीप जो आया वो मुक्त हुआ जी, वो मुक्त हुआ जी। तो बिल्कुल स्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी जी, मेरा अब आपसे आग्रह है कि हमारी इस पदयात्रा की विधिवत शुरुआत करवाएं और हम गंगा की स्वच्छता, निर्मलता की बात भी कर रहे हैं और साथ ही साथ चुनाव भी आने वाले हैं और लोगों के जो असल मुद्दे हैं वो भी हम लोग लगातार उठा रहे हैं जी। हम सबसे पहले गंगा का पूजन से पूर्व गणपति स्मरण करेंगे जी। और मैं प्रदीप झा जी से, आचार्य पवन दत्त मिश्र जी से मैं कहूँगा कि वो आकर गणपति स्मरण कराएं और एबीपी की पूरी टीम, पूरे साधु संत माँ गंगा का संक्षिप्त पूजन करें, गंगा मैया का दुग्धाभिषेक करें, माँ गंगा मैया का पुष्पार्चन करें, माँ गंगा को पुष्पमाला अर्पित करें और माँ गंगा से आशीर्वाद लें कि एबीपी गंगा जिस प्रकार से नाम है उसी प्रकार से कार्य करने जा रही है। भारतीय संस्कृति में इसका इतिहास कायम रहेगा। भारत की इतिहास कभी छुपती नहीं, भारत की इतिहास कभी रुकती नहीं और भारत की इतिहास कभी टिकती नहीं। तो इसलिए भारतीय संस्कृति का यह एबीपी का पहल, एबीपी गंगा का पहल मुझे लगता है भगीरथ प्रयास है ये।
तो मैं बधाई देना चाहूँगा और माँ गंगा का आशीर्वाद चाहूँगा कि माँ गंगा सबको आशीर्वाद प्रदान करें। और एबीपी ही नहीं, एबीपी गंगा ही नहीं, भारत की सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति को मानने वाले जो लोग हैं उनको इस प्रेरणा से आत्मबल मिलेगा और उनकी मनस्थिति को और दृढ़ता मिलेगी। आप देख रहे हैं हजारों लोग स्नान करते रहते हैं, मुझे लगता है ये लाखों करोड़ों लोग दर्शक होंगे, लाखों करोड़ों, तो उनकी आस्था में और प्रगाढ़ता आएगी और मजबूत आएंगे, उनकी जो आस्था है और स्थिर होगी। तो स्वामी जी अब हम अपनी पद यात्रा की विधिवत शुरुआत कर सकते हैं जी। आपने देखा कि हमने माँ गंगा का पंचामृत से, क्योंकि गंगा माँ है, गंगा धरा की प्रत्यक्ष भगवती है और माँ है, गंगा भक्ति प्रदायिनी है, गंगा मोक्ष प्रदायिनी है, गंगा ज्ञान प्रदायिनी है और गंगा व्यक्ति को सद्ज्ञान, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों वस्तु प्रदान करती हैं प्रत्यक्ष रूप से। हम सब गंगा के संतान हैं, गंगा मेरी माँ है। आपने देखा कि हमने गंगा को गैया की दूध, गैया की दही, गैया की घी, शहद और पंचामृत, सुंदर पुष्पों की माला से हमने माँ का अभिषेक किया, माँ को पूजन किया, माँ को हमने माला अर्पित की। गणेश पूजन करके, गणेश का ध्यान करके हम सब गंगा पूजन किए और अब मुझे लगता है कि गंगा से आशीर्वाद हम सबों को प्राप्त हुआ और आगे आपको जैसा अच्छा लगे। तो बिल्कुल एबीपी गंगा अब यहाँ पर माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर आइए। तो इस पद यात्रा की शुरुआत करते हैं। स्वामी जी आपसे आग्रह है कि आप हमारे साथ इसकी शुरुआत करें। तो बिल्कुल मेरे तमाम सहयोगी भी मौजूद हैं इस पदयात्रा में मेरे साथ और एबीपी गंगा इस पदयात्रा की शुरुआत आज से कर रहा है और उत्तराखंड से होकर हम पूरे उत्तर प्रदेश में घूमेंगे और हम जनता के मुद्दों को उठाएंगे। मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ मौजूद रहेंगे। राजेंद्र देव है, आस्था है, प्राची है, स्नेहलता है और स्वामी जी के साथ हम अपनी इस पदयात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। जी, सबसे पहला सवाल आपसे, देखिए अब हमने आपसे आध्यात्म की बात की, लेकिन आध्यात्म और राजतंत्र दोनों साथ साथ चलते, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि आध्यात्मिक गुरुओं की जो संत परंपरा रही है हमारी, उनकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी हमेशा से रही है कि जन जागरण करना, लोगों की समस्याओं को उठाना। तो चुनाव अब आ गए, स्वामी जी क्या लग रहा है? हालांकि राजनीति से आपको ऐसा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन आम जनता से तो आपका वास्ता है। संपूर्ण भारत के जो जनमानस है उनको अपना वोट का अधिकार है जी, और उनका जो वोट है वो एक ऐसे स्थान पर, ऐसे व्यक्ति को और ऐसे समाज के संरक्षण करने वालों को प्राप्त हो जिससे भारतीय संस्कृति की रक्षा हो सके, राष्ट्र की रक्षा हो सके, समाज की रक्षा हो सके, नैतिकता, मौलिक सिद्धांतों की रक्षा हो सके। माँ गंगा इन सभी की परिचायक है। माँ इस गंगा इस सभी की परिचायक है। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा है कि गंगा सबको सब कुछ देती है, गंगा सबको सब कुछ देती है। पता नहीं भगीरथ प्रयास एबीपी गंगा ने कैसे मन में निश्चय किया जी। और क्योंकि हमें बहुत लगभग 5 दिन पूर्व इसकी घोषणा और इसकी सूचना मिल गई थी जी। तो मुझे लगा कि ये भगवान की और गंगा की प्रत्यक्ष कृपा है कि कोई इस कार्यक्रम को उठाए उससे पहले एबीपी गंगा इसको शुरू कर दे। इसको शुरू कर दे जी। तो बिल्कुल बाकी सहयोगी भी ये भी आपसे सवाल करना चाहेंगे। बिल्कुल। आचार्य जी, आपको क्या लगता है पिछले कुछ वर्षों में कितना आध्यात्मिक रूप से उत्थान हुआ है राष्ट्र का और समाज का? बिल्कुल, कुछ दिनों में जिस प्रकार से धर्म के प्रति, समाज के प्रति, अपनों के प्रति और व्यक्तित्व के प्रति, सेवा के प्रति जिस प्रकार से समर्पण भाव लोगों के मन में आया है, तो आप देख रहे होंगे कि गंगा हर की पौड़ी का यह ब्रह्मकुंड का यह पावन स्थान है और गंगा यहाँ कल कल निनाद करती हुई, नाद को श्रवण कराती हुई, नाद को सुनाती हुई, गंगा संगीत को भी प्रदान करती है, गंगा ज्ञान को भी प्रदान करती है, गंगा भक्ति को भी प्रदान करती है, गंगा मोक्ष को भी प्रदान करती है। अर्थात गंगा दैहिक, दैविक, भौतिक और मुक्त आध्यात्मिक इन चारों सत्ता को प्रदान करती है। तो गंगा की जो अविरलता है, राम ने कहा रामौ राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमु, रामाय तस्मै नमः, रामाय तस्मै नमः, रामा नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामः चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम माँ बुद्धर। भगवान राम ने माँ गंगा का पूजन बहुत विस्तार से किया। अभी जिस प्रकार से एबीपी गंगा के तत्वाधान में आज गंगा सभा के अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप झा जी ने, मैं स्वयं और हमारे सभी शिष्य
संत महापुरुषों ने जिस प्रकार से आपके साथ गंगा पूजन किया, गंगा से क्या मांगा? हमने कुछ तो मांगा, गंगा से हमने कुछ मांगा। क्या मांगा? मुझे लगता है गंगा भारतीय संस्कृति को मौलिक सिद्धांत प्रदान करे। हमारे सिद्धांत कभी समाप्त नहीं होना चाहिए, हमारी मौलिकता कभी नहीं जानी चाहिए। और एबीपी गंगा का जो भगीरथ प्रयास है, ये अगाध, अडिग और सुदृढ़ रहे, परिपक्वता को प्राप्त हो। जी तो बिल्कुल स्वामी जी, अब लगातार हम बात कर रहे हैं, अब हमारी ये लगातार ये पद यात्रा जारी रहेगी, कई दिनों तक जारी रहेगी। गंगा ने तो सबको सब कुछ दिया, कई नेता आए, कई चले गए और कई अभी आएंगे, लेकिन माँ गंगा के प्रति जो जिम्मेदारी थी, खास तौर पर हम अगर उत्तराखंड की बात करें, उनकी बात करें, तो क्या नेताओं ने भी माँ गंगा को वो दिया? क्या लगता है आपको? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। अगर मैं उनकी बात कहूँ, क्योंकि मैं आचार्य हूँ, निरंजन पीठ पे स्थापित हूँ, और निरंजन पीठ जो है वो भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा पीठ है। अखाड़ाओं की परंपराओं में अखाड़ा सदैव मौलिक सिद्धांतों को लेकर के आगे चला है। अखाड़ा सदैव मौलिक सिद्धांतों को लेकर के कार्य किया है। अखाड़ा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से लेकर के देश के आज़ादी में और देश की परिपक्वता में अखाड़े का अहम भूमिका रहा है। हमारे इतिहास में जो निरंजन पीठाधीश्वर निरंजनी के एक बड़े महापुरुष थे, उन्होंने भारतीय संस्कृति को परिपक्व बनाने के लिए उन्होंने राजनीतिक परंपरा को भी स्वीकार किया था। लेकिन आचार्य परंपरा, क्योंकि शंकर परंपरा है, हम भगवान कार्तिक के स्वरूप माने जाते हैं अखाड़े में। लाखों सन्यासी हमारे अखाड़े में हैं जो हमारे अनुयायी हैं। तो माँ गंगा, आज काशी विश्वनाथ जी, अभी मैं मंगलवार को केदारनाथ जी का अभिषेक करके आया, केदारनाथ जी था। मुझे लगा कि केदारनाथ जी, काशी विश्वनाथ, श्री राम जन्मभूमि और माँ गंगा, इन चारों के प्रति जो हमारी उदारता है वो कैसी रहनी चाहिए, वो कैसी रहनी चाहिए। तो उस उदारता के कारण मुझे लगता है आज माँ गंगा के प्रति लोगों का जो समर्पण हुआ, गंगा के प्रति जो लोगों के भाव हुए, वो आज दिखाई पड़ रहा है। आज हमारा यूथ, जो हमारी 21वीं सदी है, उनमें भी आज आस्था की एक प्रवाह चल पड़ी है। और वो गंगा को मानने के लिए, गंगा को स्वीकार करने के लिए, गंगा को अपनाने के लिए, गंगा जल का पान करने के लिए, गंगा की जो अविरलता है, क्योंकि गंगा शांति ही प्रदान नहीं करती है, गंगा एक अभूतपूर्व अभयदान भी देती है। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति के जो राजनेता हैं, मैं केवल उनसे इस बात का आग्रह इसलिए नहीं करूंगा कि आचार्य हूँ, आग्रह करने का अधिकार नहीं है। मुझे लगता है हम उस पीठ पे हैं तो आदेशात्मक, आदेशात्मक। तो मुझे लगता है कि मौलिक सिद्धांतों को सुरक्षित रखने के लिए, भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए हमें जिस पहल को आगे आकर करना चाहिए, आज सबसे पहले उस पहल को एबीपी गंगा कर रही है। जी बिल्कुल, मेरे सहयोगी भी है, ये भी सवाल करना चाहते हैं। आचार्य जी, प्राची जी। बिल्कुल आचार्य जी, देखिए अभी आपने यूथ का जिक्र किया था, तो सवाल यही है कि जो भारतीय संस्कृति है, कहीं ना कहीं यूथ उसे पहचानने में अभी बहुत देरी कर रहा है, कहीं ना कहीं उसकी तरफ झुकने में अभी वो झुकाव उसका महसूस नहीं होता है। तो वो झुकाव कैसे पैदा किया जा सकता है ताकि यूथ भी भारतीय संस्कृति, गंगा मैया, सनातन धर्म को समझ सके? प्राची, आप देख रही हैं कि आज सुबह 9 बजे से गंगा पूजन एबीपी गंगा ने रखा, और आचार्य निरंजनी पीठाधीश्वर प्रातः 5 बजे उठ करके अभिषेक करके तैयार हो करके 8:40 पर गंगा के पावन तट पर हर की पौड़ी आ गया। तो इसका अर्थ कहीं न कहीं पहल की शुरुआत तो हो गई है, पहल की शुरुआत हो गई है, और एबीपी के इस भगीरथ प्रयास को कभी नकारा नहीं जा सकता है। आज लाखों नहीं करोड़ों लोग इस कार्यक्रम को देखने जा रहे हैं, देख रहे हैं। तो इससे कहीं न कहीं हमें लगता है कि एक प्रेरणा उन यूथों में, उन बालकों को प्राप्त होने जा रहा है जिसकी आवश्यकता देश को थी, समाज को थी। तो आज जो हमारा यूथ है, क्योंकि मैं पहली बार इस अखाड़े परंपराओं में सबसे युवा आचार्य बना, मेरे पहले मुझे लगता है कि इतिहास में अब तक कोई हमारे उम्र का निरंजनी का आचार्य नहीं बना होगा, निरंजनी का आचार्य नहीं बना होगा। तो मुझे लगता है कि एक प्रेरणा है और एक ये प्रयास है। इस प्रयास को पूरी दुनिया, केवल भारत ही नहीं, दुनिया में जितने सनातनी रहते हैं, दुनिया में जितने भारतीय परंपराओं को मानने वाले लोग रहते हैं, भारतीय इतिहास और परंपराओं को मानने वाले लोग रहते हैं, वो सभी इस परंपरा को, इस भगीरथ प्रयास को स्वीकार करेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल प्राची, आपने भी बात की। मैं आस्था के पास भी एक सवाल है आपके लिए, क्योंकि हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो इस पदयात्रा में मौजूद हैं और सवाल लगातार कर रहे हैं। जी आस्था। बिल्कुल स्वामी जी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि हम गंगा किनारे ही हैं और एबीपी गंगा ने आज से इस चुनावी पदयात्रा की भी शुरुआत कर दी है। तो गंगा जो है वो भारत के लिए एक भाव की तरह है, मतलब जीवन जब शुरू होता है और जहाँ जाकर समापन होता है, गंगा जल की एक बहुत बड़ी महत्ता है और अब तो साइंस भी इसे मान रहा है। तो ऐसे में गंगा को साफ करने के अभियान बहुत जोर शोर से चलाए जा रहे हैं। अखाड़ों की इसमें क्या भूमिका है और आने वाले समय में हम और क्या व्यापक प्रयास देखेंगे? आस्था, क्योंकि तुम्हारा नाम आस्था है तो इसलिए तुम्हारा नाम लेते ही एक आस्था जगती है। तो उसी प्रकार गंगा माँ है। गंगा का नाम लेते ही माँ का भाव आता है। भावो मिक्षति देवता, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कितना भी कुपुत्र हो जाए, माँ कभी कुमाता नहीं होती, माता कभी कुमाता नहीं होती। गंगा के पावन तट में आकर कितनी भी कोई गंदगी कर जाता है, माँ किसी को कभी श्राप नहीं देती है, माँ उसको वरदान ही देती है। मुझे लगता है कि चुनाव की तो बिगुल आपने बजाया है, लेकिन मैं कहूँगा कि आस्था का बिगुल है ये आस्था का बिगुल है और आस्था की आगाज है ये। आस्था का और चुनाव का बहुत अंतर नहीं है। उन चुनाव में भी आस्था वाले जितने भी लोग हैं, या मैं हूँ, हम स्वयं वोट करने जाएंगे। जब भी वोट की बात आएगी हम वोट करने जाएंगे, हम अपने। और उसी आस्था के भाव से हम इतना बड़ा जन जागरण ला पाएं, उसके लिए क्या कोशिशें होंगी कि गंगा साफ रहे, स्वच्छ रहे, निर्मल रहे, सभ्यता पनपी है, पूरा भारतवर्ष पनपा है इसके किनारे। आपने शुरुआत कर तो दिया, आपने शुरुआत कर दिया, इससे बड़ा शुरुआत नहीं हो सकता है। भगीरथ जटाट विगलत जल प्रवाह पावित स्थल गलई वलम वलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड्डम निनाद वड्डमरवयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिवः शिवम जटाकटाह संभ्रमं भ्रमण निलिम्प निर्झरी बिलोल बिच्चवल्लरि विराजमान। भगीरथ 400 बाद गंगा धरा पर आई, एबीपी ने तो 5 दिन में गंगा को यहाँ ले आया। जी जी बिल्कुल। स्नेहलता भी एक सवाल करना चाहती हैं। जी स्नेहलता। स्वामी जी प्रणाम। देखिए, अध्यात्म को, हमारे ज्योतिष को बहुत जोड़ के देखा जाता है और जहाँ ध्यान और गंगा का समागम हो जाए तो समझिए एक दिव्य चक्षु होते हैं। आप जो खगोलीय घटनाएं देख रहे हैं उसके आधार पर गणनाएं हो या फिर ध्यान हो, आगामी 5 साल या आगामी वर्ष के लिए कैसी ग्रह की स्थितियाँ बन रही हैं, खासकर राजनीतिक अगर बात करें? स्नेहलता, सबसे पहले तो गंगा ध्यान और ज्ञान दोनों की केंद्र है। गंगा के तट पर जो व्यक्ति बैठकर ध्यान करता है उसको ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है, या जो ज्ञान मार्ग से गंगा को देखता है उसको ध्यान की ओर प्रेरणा मिल जाती है। और भारतीय संस्कृति में ये दोनों बात सर्वोपरि है कि भगवान कृष्ण ने कहा कि आर्तो जिग्ना सुरार्थी च ज्ञानी च भरथर सभा। मेरे 4 भक्त हैं, उनमें ज्ञानी और भक्त मुझे बहुत प्रिय है, ज्ञानी और आर्त मुझे बहुत प्रिय है। तो ज्ञानी जब गंगा के तट पर आकर ध्यान करता है तो वो योगी बन जाता है, परमार्थी बन जाता है, सेवक बन जाता है और राष्ट्र का चिंतक बन जाता है। या ध्यान, जब ध्यान मार्गी गंगा जी के तट पर आकर ध्यान करने लगता है तो वो विशुद्ध ज्ञानी राजहंस हो जाता है, हंस नहीं राजहंस हो जाता है वो। जी बिल्कुल। लेकिन एक और अहम सवाल ये है कि हमने कहा कि देखिए सियासत पर तो बात नहीं करते क्योंकि आपके पास तो हर पार्टी के लोग आएंगे आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जनता वोट जरूर करे। ये मुझे लगता है हमारे संतों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस लोकतंत्र के इस महापर्व पर जनता ज़्यादा से ज़्यादा शरीक हो। इस अभियान की शुरुआत भी आप जरूर करें। बिल्कुल, वोट एक कर्म पूजा है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। हमें अपने कर्तव्य और अपने कर्म का पहचान होना चाहिए जी। तो वोट हमारा अधिकार है, वोट हमारी एक मौलिक सिद्धांत है। वोट से हम कोई भी न चुकें जी, और वोट हमारा कभी खराब न जाए, हमें इसका दोनों का ध्यान रखना है। हम वोट से कभी ना चुकें और वोट हमारा खराब न जाए जी, वोट हमारा खराब न जाए और वोट से हम वंचित न रहें। अभ्यासे न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य हमें सिद्धांतों का परिचय कराता है। अभ्यास और वैराग्य हमें ज्ञान का परिचय कराता है, राष्ट्र का परिचय, क्योंकि राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र में श्रेष्ठ पुरुष हैं तो हम हैं। अगर आज एबीपी गंगा ने इस भगीरथ प्रयास को किया है तो मुझे लगता है इसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं आज एबीपी को करनी पड़ी होगी, बहुत सारा प्रयास करना पड़ा होगा। आचार्य कैलासानंद, आचार्य हमारे गंगा सभा अध्यक्ष, हमारे सभी राजनेताओं को बुलाने के लिए
मुझे लगता है सबका समय, सबकी शेड्यूल तय करनी पड़ी होगी। जी, बिल्कुल। मुझे लगता है उसी प्रकार से जो सुरक्षित समय है, जो मौलिक समय है, सैद्धांतिक समय है, हमें उसे कभी चूकना नहीं चाहिए, उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो वोट हमारा मौलिक सिद्धांत है। बिल्कुल, तो आचार्य जी भी कह रहे हैं आस्था कि वोट मौलिक सिद्धांत है, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करना चाहिए। और आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस यात्रा की विधिवत शुरुआत की, और ये हमारा भी आपसे वादा है बीपी गंगा का कि हमारा ये प्रयास, ये मुहिम अनवरत जारी रहेगी। वो स्वच्छ गंगा को लेकर है, वो स्वच्छ लोकतंत्र को लेकर है, वो और जो लोकतंत्र की परंपराएं हैं वो कायम रहे, इसको लेकर हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। मैं पूरी बीपी गंगा टीम को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। माँ का आशीर्वाद, माँ गंगा का आशीर्वाद इन्हें मिले, और इनका जो भगीरथ प्रयास है वो राष्ट्र को लेकर के है, चुनाव को लेकर के है, गंगा को लेकर के है। दोनों स्वच्छ रहे, दोनों पवित्र रहे। स्वामी जी, लेकिन किसी को जीत का आशीर्वाद दिया आपने अभी तक या नहीं दिया, ये बता दीजिए। मुझे लगता है आपने गंगा पूजन किया होगा तो आपने कुछ कहा होगा। नहीं, कोई किसी नेता को आपने जीत का आशीर्वाद दिया भी? अभी इंतजार करेंगे आशीर्वाद देने से पहले। मैंने कहा कि स्वच्छ और पवित्र, जी। गंगा पवित्र है, राजनीतिक स्वच्छ है, जी। वो स्वच्छ रहनी चाहिए। तो बिल्कुल, तो आपने देखा कि सीधे तौर पर यही कहना है स्वामी जी का कि गंगा की तरह राजनीति भी स्वच्छ हो, निर्मल हो, ये प्रयास वो लगातार करने वाले हैं और कर रहे हैं। और हमारे साथ गंगा सभा से जुड़े हुए भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हरिद्वार में हम हैं, और हरिद्वार में इनकी भूमिका भी बेहद अहम हो जाती है। प्राची, गंगा सभा के तमाम लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि आप इनसे भी बात करें। बिल्कुल, देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल, चूंकि हम गंगा घाट पर हैं और गंगा पूजा से हमने अपनी इस पदयात्रा की शुरुआत की है, क्या गंगा वाकई में निर्मल हो रही है? जो प्रयास, भागीरथ प्रयास शुरू हुए थे, क्या वो प्रयास रंग ला रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके तमाम जितने भी आप एंकर हैं, न्यूज़ चैनल हैं, प्रचारक हैं, सबको इस बात के लिए आप सबने गंगा के प्रति इतनी जागरूकता लाए, निश्चित रूप से आप सभी बधाई के पात्र हैं। और मैं कामना करता हूं आपकी इस मुहिम से निश्चित रूप से गंगा और स्वच्छ जल रूप में आगे आने वाले समय में आएगी, ऐसी निश्चित रूप से मुझे आशा है। जागरूकता आई है लोगों में। गंगा के प्रति आपको जानकारी देता हूँ कि माँ गंगा के विषय में बताया गया है कि माँ गंगा दर्शनम पुण्यम, दर्शन मात्र से पुण्य है। स्पर्शम पापनाशनम, अगर स्पर्श मिल जाता है तो हमारे तमाम पाप नष्ट हो जाते हैं। चरणाम हरणम व्याधि, अगर हम उसके 3 आसमन कर लें तो निश्चित हमारे शरीर की व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। और स्नानम मोक्षदायकम, स्नान मिल गया तो फिर कहने ही क्या। लेकिन वर्तमान में जो आपका प्रश्न है गंगा शुद्धि के लिए, निश्चित रूप से ये निरंतर जो माननीय इसको राजनीति से ना लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रयास को चलाया है, गंगोत्री से लेकर के और गंगा सागर तक निश्चित रूप से पहले से जल का शुद्धिकरण हुआ है। क्या लग रहा है आपको उत्तराखंड में इस बार किस तरह की स्थिति है? क्या सियासी मिजाज आप भांप पा रहे हैं? आप हरिद्वार में मौजूद हैं, यहाँ हर कोई आशीर्वाद लेने आता है और अभी आना भी शुरू हो गया नेता। हमारा मानना यह है कि जो भी योग्य व्यक्ति हो और जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, उनके लिए हम लोगों को प्रयास करके लड़ना चाहिए, ताकि हमारे उत्तराखंड का, हमारे राष्ट्र का विकास हो सके। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि अभी उत्तराखंड में लगातार मुख्यमंत्री बदले, भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने हरीश रावत साहब को मैदान में उतार दिया है, आम आदमी पार्टी ने कर्नल कोठियाल को उतार दिया है। तो इस बार किस तरह से इस चुनावी जंग को आप देख रहे हैं? देखिए, ये राजनीतिक समीकरण है। मैं तो चूँकि श्री गंगा सभा अध्यक्ष का एक जो धार्मिक विशुद्ध रूप से संस्था है, उसका प्रेसिडेंट होने के नाते यही शुभकामना सभी राजनीतिक दलों को देना चाहूँगा कि आप सभी साफ और स्वच्छ छवि के व्यक्ति मैदान में उतारें, ताकि वो हमारे प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश का, और विशेष करके उत्तराखंड जो है पूरे देश का मुकुट माना गया है। ये बताइए, आप गंगा सभा के अध्यक्ष हैं, आपके पास भी तो राजनेता आते होंगे? नित्य आते हैं। कल भी ना उसके जल संस्कृति मंत्रालय के भारत सरकार के सचिव मेरे पास में आए थे, भरत जी, और रोज ही रहते हैं। अभी 5-7 दिन पहले जो जल शुद्धिकरण के हमारे प्रमुख केंद्रीय मंत्री हैं शेखावत जी, वो आए थे। तो ये तो गंगा है, यहाँ आशीर्वाद लेने, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो अन्य इनमें कितने आपको राष्ट्र के प्रति समर्पित दिखे? देखिए, ये राजनीतिक प्रश्न है, ये तो वही लोग देंगे कि कौन सा कितना समर्पित है। हाँ, हमारे ये निवेदन, आपने क्या आप केवल और केवल जो साफ छवि के लोग हैं, क्योंकि ये एमएलए का इलेक्शन है, आप सबको जानते हैं
किसकी क्या कारगुजारी है। आप साफ छवि के व्यक्ति को लाइए, ऐसे व्यक्ति को जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो या किसी किस्म का उसके ऊपर दागी हो, ऐसे व्यक्ति को चाहे किसी पार्टी का हो, मेरी आपके चैनल माध्यम से निवेदन है, ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं करना चाहिए। तो आपको लगता है कि राजनीतिक दल इसके लिए प्रयास कर रहे हैं या इसको बहुत हल्के में? देखिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए जी। और आपके जो चैनल माध्यम है उनके माध्यम से भी मैं ये व्यक्तिगत अपील करना चाहता हूँ कि केवल और केवल साफ और स्वच्छ छवि के व्यक्तियों को ही लाना है, बिल्कुल। चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। बिल्कुल झाजी, हमें इसमें आपका नहीं जाना जो है। स्वच्छ गंगा और स्वच्छ राजनीति का जो संकल्प है, इसी संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा जी, क्या लग रहा है आपको इस बार उत्तराखंड में क्या कुछ होने वाला है? परिवर्तन देख रहे हैं आप? 100%। तो परिवर्तन तो आम आदमी पार्टी वाले भी कह रहे हैं, कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में सब लोग। तो देखिए राकेश जी का सीधा कहना है कि परिवर्तन, अब ये परिवर्तन कैसा होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प है। और देखिए सामने हरीश रावत साहब हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और हरिद्वार इनकी कर्म भूमि भी रही है। हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बीपी गंगा में, आपकी कर्म भूमि हरिद्वार, और यहाँ पर आज हमारी इस पदयात्रा में आप शरीक हमारे साथ होंगे। पहले ये बताइए कि चुनावी आगाज कर दिया आपने अपनी मुहिम का पूरे उत्तराखंड में? हमने बहुत पहले आगाज़ शुरू कर दिया और हमें खुशी इस बात की है कि उस आगाज़ में एबीवी का आशीर्वाद भी हमारे साथ रहा है। जी, तो आइए अदामत जी, संशोधन करना चाहता हूँ। ये मेरी कर्मभूमि रही है नहीं, बल्कि कर्मभूमि है जी। तो देखिए भाई, रावत साहब ने एक बड़ी अहम बात की, कर्म भूमि रही नहीं, कर्म भूमि है, हम भी ये मानते हैं। लेकिन एक सवाल हरीश जी हम आपसे करते हैं कि आप चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, तब आप इसका जवाब नहीं देते। तो अब ये बताइए, इस कर्म भूमि से चुनाव लड़ेंगे? मेरे जो आलोचक हैं जी, विरोध पक्ष के लोग जी, वो मुझको हरद्वारी लाल कह रहे हैं। तो जब मैं हरद्वारी लाल हूँ तो हरिद्वार से बियॉन्ड कैसे सोच सकता हूँ? फिर देखिए कहाँ धीरे धीरे हम तो मलंग बाबा की तरीके से हैं, जहाँ पार्टी कहेगी वहीं त्रिशूल गाड़ देंगे। अच्छा, आप इस बात का तो खुलासा नहीं कर रहे कि कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पहले भी आप हरिद्वार से लड़े और 2 बार यहाँ से हार गए, लेकिन अब सवाल 2022 का है। आम आदमी पार्टी भी मैदान में है और जो फ्री की रेवड़ियां दिल्ली में पसंद आई हैं, उसके बाद आप इस चैलेंज से कैसे निपटेंगे? मैं समझता हूँ कि वो तो कोई चैलेंज है नहीं, इसलिए नहीं है। उन्होंने अभी उत्तराखंड के गाड़ गधेरों को, नाडे कांडों को, यहाँ की विषमताओं को कुछ देखा नहीं है। कनॉट प्लेस से धीरे धीरे चलते आ करके घंटा घर पर अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया। जिस दिन वो जितना हम लोग चले हैं इन गाड़ गधेरों में, उसका हजारवां अंश भी पूरा कर लेंगे। लेकिन वायदे बहुत बड़े किए हैं, वायदे बहुत बड़े किए हैं। सबको बेरोजगारी भत्ता, हर घर नौकरी। न नौबन तेल होगा, न राधा नाचेगी, न उनको सत्ता में आना है कभी, और न जो है ये वादे पूरे करने की कोई स्थिति आनी है। और आप झूठ का हिसाब इसी से लगा सकते हैं। दिल्ली के अंदर सत्ता में 7.5 साल से है और अभी तक केवल 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं। वो भी 200 यूनिट से 1 यूनिट ज़्यादा होते ही सबसे ज़्यादा महंगी, मतलब 7.5-8 रुपया यूनिट के हिसाब से लोगों को चार्ज देना पड़ता है, पूरे बिल का, 1 से लेकर के 200 तक का भी। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ कह दिया कि हम 1 साल में 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे। भाई पहले तो गिन लेते कि उत्तराखंड में नौकरियां कितनी हैं, तब तो दोगे। और फिर अपना रिकॉर्ड भी तो बताओ। 7.5 साल में जिस सरकार ने, जिस पार्टी ने दिल्ली में केवल 6,500 लोगों को सरकारी नौकरी दी हो, वो उत्तराखंड में कहते हैं कि हम 1 लाख लोगों को सरकारी नौकर बना देंगे 1 साल के अंदर। तो तब तक बेरोजगारी भत्ता देंगे हर एक को 5,000। नहीं, हरदा आपसे एक बड़ा सवाल ये कि आप अपने पुराने साथियों को दोबारा पार्टी में ला रहे हैं, आर्या साहब को आप ले आए, अब ये फहरिस्त कहाँ तक जाएगी? ये बाकी लोग भी आएंगे क्या? देखिए, ये यदि मैंने सब चीज़ आपको बता दिया तो आपके पास, हरदा आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं भैया, क्या लग रहा है आपको?
हरिद्वार में आपके इनके अपनी कर्म भूमि में, तो क्या लग रहा है बदलाव मूड किस तरफ है? बदलाव तो लाना चाहिए। देखिए मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ मुख्यमंत्री, हाँ बदलाव लाना चाहिए। ये कैसे लग रहा है आपको मुख्यमंत्री बनेंगे? ये जो अभी जो चल रहा है ना, ये भाजपा तो इतनी रेट सब चीज की बढ़ा रखे हैं ना, इसलिए तो अभी आएंगे तो ये कुछ करेंगे। लोग आपसे उम्मीद बहुत करते हैं, लेकिन ये बताइए कि मेरा जो सवाल था, ये जो आपके पुराने साथी हैं, कितने साथियों को वापस लेके आएंगे? देखिए, जहाँ हमको ज़रूरत होगी वहाँ लेंगे। हम दो हिसाब देखेंगे, पार्टी के लिए क्या उपयोगिता है और उत्तराखंड के लिए क्या उपयोगिता है, और उसके आधार पर ही पार्टी में किसी को सम्मिलित करने न करने का फैसला। प्राची का भी एक सवाल है, रावत साहब जी। प्राची, बिल्कुल, देखिए हरीश जी, सवाल मेरा ये है, अभी जनता की आवाज़ हम सुन रहे थे और वो आपको कितना पसंद कर रहे हैं ये आप लगातार देख रहे हैं, तो इस बार हरदा चुनाव लड़ेंगे या लड़ाएंगे? देखिए, दोनों काम करूँगा, लड़ूंगा भी, लड़ाऊंगा भी और जिताऊंगा जी। क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से डिफीट करेंगे भाजपा को? रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा ने 5 साल ठगा। हमारा 3 साल का कार्यकाल किसी भी कार्यकाल से ज़्यादा चमकीला, ज़्यादा प्रभावी, ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ा हुआ रहा है। और हम कह रहे हैं, तुलना करके देख लो, यदि हमने 3 साल में बेहतर किया है तो आगे अब 5 साल का अवसर हमको दो। और जिनको देख लिया है जी, जो बिल्कुल नकारा साबित हुए हैं, उनको आप डंप कर दीजिए, उनको छोड़िए जी। हरदा, एक सवाल यहाँ पर स्नेहलता का भी है, मेरी सहयोगी स्नेहलता भी मौजूद है। हरदा, एक बार आपकी एक बात याद आ रही है हमें। आपने कहा था कि हमारे यहाँ के उजाड़ू बैल उधर चले गए हैं, अब क्या हो रहा है हरदा? हमने उजाड़ू बैलू के लिए आपके मजबूत वाली जालीदार मुहाव खरीद रखे। मुहाव जानते हो ना? जी 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 जी, जो मुंह पे लगाया जाता है जी, ताकि वो उजाड़ ना खा सके। हम कंट्रोल में रखेंगे। यदि कोई उजाड़ू बल्द आ ही गया तो हाँ, लेकिन राज्य के लिए क्या उपयोगिता है? असल में एक चीज़ तो है, धामी मंत्रिमंडल में जो चेहरे ज़रा सा चमकते जैसे लगते हैं और कुछ करने जिनमें डिलीवरी की उम्मीद है, जिनसे वो चेहरे उजाड़ू बल्दी हैं। तो हो सकता है राज्य के लिए किसी उजाड़ू बल्द को अपने ठौर में बांधना जरूरी हो जाए, तो विचार करेंगे, लेकिन चॉइस पार्टी की चॉइस। ये राजेंद्र देव एक सवाल करना चाह रहे हैं। राजेंद्र, बताइए। अच्छा, एक आपदा 2013 में आई थी और एक उसका रूप हमने अभी देखा है, और आप लगातार घूम के देख भी रहे थे वहाँ पे कि कितना नुकसान हुआ है, कैसे उसका रिहेबिलिटेशन चल रहा है। क्या लगा आपको? देखिए, आपदा छोटी हो बड़ी हो, वो त्रासदी देने वाली होती है, मगर 2013 की आपदा वो बहुत विशाल आपदा थी। उसका मैं समझता हूँ दुनिया के इतिहास में हाल के वर्षों में कभी इतनी बड़ी त्रासदी नहीं आई जो उत्तराखंड को झेलना पड़ा। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमने 1.5 साल में उस त्रासदी के सारे निशान मिटा डाले। न केवल केदारनाथ सहित पूरे राज्य का पुनर्निर्माण का काम पूरा किया, कनेक्टिविटी आदि को रेस्टोर किया, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाए, लोगों तक राहत पहुंचाई, लोगों को अपने पांवों पर खड़ा करने का काम किया। और मेरा तो दावा है बड़े बड़े लोगों से जो राहत पहुंचाने के बड़े बड़े उदाहरण देते हैं जी, वो देख लें कि 2013 की त्रासदी का एक व्यक्ति भी शिकायत करता हुआ सारे उत्तराखंड में नहीं मिले। और जबकि ये हकीकत है कि देश और दुनिया में जितनी भी त्रासदियाँ आई, लोगों को लंबे समय तक शिकायत करते हुए देखा गया। तो हमने न्यूनतम कंप्लेंट का मौका दिया और उस पर काम किया। उसका असर है कि आज हम कह सकते हैं कि हमारे त्रासदी को डील करने के काम के साथ जीरो कंप्लेंट रही। और सर, ये बताइए कि आप यहाँ कुछ देर पहले यहाँ पर आप परांठे बना रहे थे, ये परांठे क्यों बनाए आज आपने, ये बताइए। बना रहे हैं, अभी बनाए थे, फिर बनाए। हरिद्वार में लाखों लोग इन पराठों का स्वाद करते हैं और लाखों लोग जो है नहीं, आप कभी दही जलेबी खिलाते हैं, आज परांठे खिला रहे हैं, है क्या ये लोग मुझसे प्यार से
मुझको खिलाते हैं तो लोग प्यार से मुझे पराठे खिलाते हैं, तो कभी कभी पराठे वालों को जरा सा मैं भी हाथ बटा लेती हूँ। ये तो पूरा खुला है। कि काश हमारा चचा कभी हमको भी पराठे खिलाए। हाँ बताइए, आज आप कुछ हरदा से पूछने वाले थे। जी हाँ, ये पराठा आपने फूला तो पूरा लेकिन फट गया लास्ट में। ये किसके लिए बनाया है? ये चीजें एयर कंडीशन रहनी चाहिए ना, आजकल प्रदूषण का जमाना है। यदि हम किसके लिए बनाया हम जो है प्रदूषण रहित वातावरण बनाना है तो इस तरीके का खेद रखना पड़ेगा। लेकिन किसके लिए पकाया था ये भी बता दीजिए। ये वो देंगे, अभी मुझे अपने लिए होना है। रावत साहब ये बताइए कि जो कांग्रेस का प्रचार अभियान है, अभी अमित शाह ने तो आकर रैली की शुरुआत कर दी, तो आपके जो केंद्रीय नेता हैं, जो कॉर्पोरेट बॉम्बिंग हम बात कहते हैं, वो कब से शुरुआत होगी केंद्रीय नेताओं के दौरे? भाजपा की ये कॉर्पोरेट बॉम्बिंग शब्द जो है ये जनता का अपमान है जी। हम कॉर्पोरेट बॉम्बिंग नहीं करेंगे, हम लोगों के पास आएंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे। हमारे नेता प्रार्थना करने आएंगे, भाजपा के नेता बम्बार्डमेंट करने के लिए आएंगे। तो भाई साहब आप कहाँ से? मैं गणाई गंगोली 8 पिथौरागढ़ क्षेत्र से। ये हमारे घर के सदस्य हैं। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि रावत साहब परिवर्तन ले आएंगे उत्तराखंड में? लाएंगे, पक्का लाएंगे, विश्वास, पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास 100%। तो चलिए, आप देख सकते हैं रावत साहब लगातार अपने समर्थकों से भी मिल रहे हैं, और यही अदा है हरीश रावत की जो उनको दूसरे नेताओं से अलग करती है, जो लगातार अपने कार्यकर्ताओं से संवाद रखते हैं। जन नेता इनको जो उत्तराखंड में कहा जाता है, तो यही वो हरीश रावत की खांटी वो शैली है। लेकिन रावत साहब ये बताइए, आपकी एक तरफ ये शैली और दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि हरीश रावत साहब को टक्कर देने के लिए हमने युवा नेतृत्व उतारा है, और हरीश रावत साहब तो बुजुर्ग हो गए, इस पर क्या कहना है आपका? क्या आपको कहीं से मैं बुजुर्ग लग रहा हूँ? ये बात तो ठीक है। दिल से, चाल से, ढाल से कहाँ से लग रहा हूँ? और भैया यदि केवल दौड़ना है तो आप बीजेपी वाले कहते हैं, ये बीजेपी वाले कहते हैं। भाजपा वालों से कहो जरा सा मेरे साथ दौड़ के दिखाएं तो सही। और केदारनाथ धाम में जो आपने वो पारंपरिक ढोल बजाया था, जो नृत्य किया था हरदा, उसके भी चर्चे बहुत हैं। ये देखिए सर, मनसा देवी माँ को प्रणाम कर ले सर। इधर शिव शंभु मनसा देवी केदार स्वरूप में वहाँ विद्यमान है। मैं उनके उस रूप को प्रणाम करते हुए इतना आत्मविभोर हो गया कि मैं वहाँ त्रिशूल लेकर के और डमरू लेकर के नाचने लगा। और ढोल तो हमारा वाद्य यंत्र है, ऐसा वाद्य यंत्र है जो देवताओं को पसंद है। तो मैंने ढोल बजा करके भगवान केदारनाथ का आह्वान किया, हे भगवान लोगों के कल्याण करो और आपदा से उत्तराखंड को बचाओ, और भाजपा की आपदा से भी उत्तराखंड को बचाओ। लोग लगातार मिलने आ रहे हैं। अब केदारनाथ का जिक्र चला है, तो केदारनाथ में जो विकास के काम हो रहे हैं हरीश जी, केदारनाथ में जो तो उसका क्रेडिट मोदी सरकार ले रही है। एक बार फिर से मोदी का क्रेडिट जरूर जाता है कि हमारी बनाई हुई गुफा में मोदी जी ने ध्यान लगाया और हमारी उस गुफा को जगत प्रसिद्ध कर दिया। और दूसरा क्रेडिट इस बात का भी है, हमने शंकराचार्य जी की मूर्ति की स्थापना का निर्णय लिया, उसका शिलान्यास किया, शुभारंभ किया, और उन्होंने आकर के मूर्ति को स्थापित कर दिया। देखो ये तो क्रम है विकास का जो चलता है, लेकिन कुछ ऐसे बड़े काम थे जो प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी से अपेक्षित थे, जिसमें मंदाकिनी से सुरक्षा, भैरव मंदिर के स्थल का सुरक्षा, लिंचोली से रोपवे का निर्माण, चौमासी रोड का निर्माण, गौरीकुंड का पुराने स्वरूप में स्थापना आदि जो बड़े काम थे, उनको मोदी जी ने कुछ भी आगे नहीं बढ़ाया। केवल हमारी बनाई हुई चीज़ों की, कहीं पर यदि हमने टाइल्स भूरे लगाए थे तो उन्होंने गोरे लगा दिया, कहीं हमने गोरे लगाए थे तो उन्होंने काले लगा दिए। इसके अलावा और कुछ भी काम वहाँ नहीं। हाँ, मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी बनाई हुई गुफा में ध्यान लगा करके उस गुफा को उत्तराखंड की मार्केटिंग के लिए एक प्लेस बना दी। बिल्कुल हरदा, देखिए आपका यही अंदाज जो है वो प्रसिद्ध है और लोग आपको पसंद करते हैं कि आप अपने विरोधियों के भी अच्छे काम की तारीफ करते हैं। पुष्कर सिंह धामी युवा मुख्यमंत्री बने हैं, कितने नंबर देंगे उनके अब तक के काम? असल में उस बेचारे को अब नंबर तो अच्छे मिलते, मगर उनको मौका ही समय ही कम दिया। इन्होंने जो है
वो तो बाल बाल बच गया, नहीं तो चौथा मुख्यमंत्री भी इस समय होता, वो पता नहीं युवा होता या कैसा होता, मैं नहीं जानता। तो उनको समय ही नहीं दिया जी। तो इसलिए न, ये जिस कॉपी में विपक्षी- कुछ लिखा ही न गया हो और लिखने का समय भी ना हो तो उसमें नंबर क्या दिए जाए। वो हाँ। अपनी पार्टी का प्रचारक मात्र बन करके रह गए हैं और राज्य के जनता के लिए जी उन्होंने हरीश कुछ जी, भी नहीं एक कर अहम पाया। सवाल ये हम बिल्डिंग देख रहे हैं यहाँ पर, ये गोरखपीठ से संबंधित है, तो यूपी के बारे में भी हम आपकी राय जरूर लेना चाहेंगे। क्या लग रहा है आपको कि इस बार उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होने वाला है? देखिए, उत्तर प्रदेश को अपने गौरव को खोजना चाहिए और वो गौरव हमेशा कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है। बहुत प्रयोग कर लिए, जाति धर्म के आधार पर समाज को बांट करके देख लिया, देश को भी बांट करके देख लिया और उत्तर प्रदेश को की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। जो सारे देश का मार्गदर्शक प्रांत था उसको पिछड़गू बना दिया। तो आज अवसर है और इसलिए प्रियंका के साथ कांग्रेस का डंका बजना चाहिए। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश को लेकर आप बात की। अब मेरे हमारी इस पद यात्रा में मेरे आपसे अब हम आखिरी दौर में आपसे सवालों के सिलसिले में हरीश रावत साहब ये बताइए कि अगर हम कांग्रेस की बात करें, बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में टिकट के दावेदार इतने नहीं है उत्तराखंड में जितने हमारे पास है, बीजेपी ये कह रही है। इसीलिए हमारे वहाँ उनकी लाइन लगी हुई है जी, भाजपा से टिकट सीकर्स की। और हमारी स्थिति ये है, मुझको डंडा लेकर के बैठना पड़ रहा है कि खबरदार, जब तक मैं खड़ा हूँ बिना मेरी स्कूटनी को पास किए तुम कांग्रेस के अंदर नहीं आ सकते हो, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हक नहीं मरने दूंगा करके। जबकि भाजपा में तो भगदड़ मची हुई है। जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी जिस तरह से मैंने कहा कि अमित शाह कल आते हैं यहाँ पर और उन्होंने यहाँ पर आकर उत्तराखंड में आकर ये कहा कि उत्तराखंड में पहले जो होता था अब नहीं होता है। उन्होंने अवैध शराब को लेकर भी बात की, कई बड़ी बड़ी बातों का जिक्र उन्होंने किया। इसीलिए उन्होंने कहा पहले शराब पीने से कोई मरता नहीं था और हमारी सरकार ने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। भगवानपुर में अवैध शराब पीने से मर गए। देहरादून में जहाँ सचिवालय है, सचिवालय से लगी हुई गली में 18 लोग मर गए और उसमें भाजपा का पूर्व पार्षद जो है अवैध शराब बेचते हुए पकड़ा गया। और अल्मोड़ा में कहाँ नहीं अवैध शराब बिकवा दी इन लोगों ने, जो है भाजपा वालों ने। तो इसलिए अमित शाह जी ने बहुत सही कहा, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जो उत्तराखंड में पहले अवैध शराब नहीं बिकती थी, नहीं बनती थी, अब बन रही है। वो बात सही कही उन्होंने, गलत कहा। हरीश जी, तो गुटबाजी खत्म हो गई अब कांग्रेस में? देखिए, अलग अलग गुटकों से ही इमारत बनती है। ये जितनी इमारतें बनी हैं ये अलग अलग गुटकों से बनी हैं। सिर्फ जोड़ने वाला सीमेंट चाहिए। हरीश रावत रूपी सीमेंट उपस्थित है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी रूपी सुपर सीमेंट उपलब्ध है। तो ये गुटकों को जोड़ करके हम। भाई देखिए, हरीश रावत साहब का कहना है कि सीमेंट में जान है। अजीत राठी भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे ब्यूरो चीफ। राठी साहब क्या कहना है आपका? रावत साहब कह रहे हैं कि जो इनके पास सीमेंट है उस सीमेंट में जान है। कौन से वाला सीमेंट है? पहले वाला तो नहीं बीच में क्रैक हो जाएगा? ये सीमेंट जो है 100 साल की 134 साल से देश को एक रखे हुए है और आगे 100 साल तक देश के विकास को एक रखने के लिए संकल्प है। कौन से वाला सीमेंट होगा? निष्ठावान या मेहनती लोग या कर्मठ या जुझारू लोग? खाली निष्ठा चलेगी या ताकत चलेगी? आप जानते हैं, जब तक सीमेंट में बजरी न मिलाई जाए तो सीमेंट टिकाऊ नहीं हो पाता। जी, थोड़ी हमारे अगले मेहमान हमारे बीच में पधार चुके हैं और देखिए कौन आ रहे हैं, मदन कौशिक जी आ रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये तस्वीर भी उत्तराखंड की सियासत की खूबसूरती है। मदन कौशिक जी, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह केंद्र के बड़े नेताओं के दौरे यहाँ पर हो रहे हैं, ताबड़तोड़ अमित शाह आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, तो क्या ये सब संगठन में जान फूंकने के लिए है? अब की बार नारा दिया जा रहा है 60 के पार, कैसे होगा? देखिए, मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी एक हमारे गौरव हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के बहुत मजबूत नेता हैं। भारत को उन्होंने बुलंदियों पर पहुंचाया है। उत्तराखंड राज्य में जब उन्होंने डबल इंजन की बात कही थी तब शायद लोग सोच रहे थे क्या होगा। कल अमित शाह जी आए, उन्होंने कहा 85,000 करोड़ के ऐसे काम हैं जो पिछले 5 साल में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में मोदी जी के आशीर्वाद से राज्य में खर्च किए हैं। आज चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे युवाओं से रोजगार की बात करें, महिलाओं के रोजगार की बात करें, ये सारे ऐसे विषय हैं जहां हमने 5 साल में एक धरातल पर काम किया है। 8 लाख से ज़्यादा रोजगार दिए हैं। तो निश्चित रूप से एक मजबूत संगठन है, मोदी जी का आशीर्वाद है, उनके द्वारा किए गए काम हैं, राज्य सरकार के द्वारा किए गए काम हैं और हमारे पास युवा नेतृत्व है। तो कुल मिलाकर
इस बार आपने नेतृत्व का जिक्र किया तो विरोधी पार्टियां इसी को लेकर निशाना साधती। डबल इंजन तो है लेकिन पायलट 3 बार बदल गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर दायित्व परिवर्तन होने के बाद किसी प्रकार का कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है। 2 बार दायित्व परिवर्तन हुआ, आपने देखा होगा 24 घंटे में निर्णय हुआ, 24 घंटे में दायित्व परिवर्तन हुआ। वही दूसरी पार्टी ने केवल हमारे देखा देख पंजाब में प्रयास किया। आज पंजाब में आप देखेंगे क्या उनका हाल हो रहा है। लेकिन उनके वायदे बहुत बड़े हैं। वो फ्री का फॉर्मूला दिल्ली में कारगर हो गया, अब उत्तराखंड में उसी को लेकर उतरे आम आदमी पार्टी। देखिए, कोई एक दिन में राजनीति नहीं होती। राजनीति करने के लिए जनता का विश्वास जीतना पड़ता है और जनता का विश्वास तब जीता तब जनता के सुख में दुख में जनता के साथ खड़े होकर हम आगे बढ़ें। केवल 3 महीने में आकर खाली बयानबाजी करके वायदे करके आप जनता का विश्वास नहीं जीत सकते। भारतीय जनता पार्टी ने एक मजबूत आधार देकर और जनता के बीच में खड़े होकर काम करते हुए आगे बढ़ी है। वो विश्वास हमने अर्जित किया है। मदन कौशिक जी, देखिए, मंत्री पद के बाद आपको संगठन की जिम्मेदारी दी गई। अब चुनाव बेहद नजदीक है और आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में आ चुकी है, यानी 3 अब यहाँ पर पार्टी नजर आ रही है। कितनी बड़ी चुनौती आप इसे देख रहे हैं आम आदमी पार्टी को, क्योंकि फ्री में बिजली के वादे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं? देखिए, जब हम राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते हैं, ये सबको अधिकार है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो आए, स्वागत है। लेकिन जनता के बीच में जनता का विश्वास पैदा करना, जनता के साथ चलना, जनता के सुख दुख में आगे बढ़ना, जनता की समस्याओं को उठाना, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक प्रमुख अंग है। पिछले 5 सालों में जहां कांग्रेस ना तो विपक्ष की भूमिका सदन में निभा पाई, ना सदन के बाहर निभा पाई, जब हम जनता के बीच में उन विश्वास को नहीं जमा सकते तो तब वायदे करने से भी। 3 बार मुख्यमंत्री बदले, आप विश्वास जगा पाए जनता में? जनता पूछेगी कि 3 बार क्यों बदले, तो क्या बोलेंगे? तीसरा मुख्यमंत्री क्यों दिया? जब दायित्व परिवर्तन की बात होती है तो आज जो गृह मंत्री वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो स्वास्थ्य मंत्री थे, तो कहाँ असर आया है? नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में दायित्व परिवर्तन होना ये कोई किसी प्रकार का, हम अपने मैनिफेस्टो पे काम करते हैं, एजेंडे पे काम करते हैं, कार्डर बेस्ड पार्टी है, संगठन आधारित पार्टी है। तो दायित्व परिवर्तन होता है तो 24 घंटे में दायित्व परिवर्तन हो जाता है। लेकिन समय राजनीतिक दलों में दायित्व परिवर्तन होने का मतलब पार्टी में टूट होना। कौशिक जी, अभी जब विपक्ष को आप कह रहे थे कि 3 महीने के लिए आए हैं, 3 महीने में अपना काम करना चाहते हैं, जनता के बीच में माहौल बनाना चाहते हैं, आपने मुख्यमंत्री जी को कितना समय दिया? कितने महीने दिए? नहीं, मैंने कहा कि हमारे यहाँ दायित्व परिवर्तन होना, काम करना, मैनिफेस्टो पर काम करते हैं हम। व्यक्ति के आधार पर काम कभी नहीं हमारे पार्टी में होता कि जो व्यक्ति आएगा वो अपना एजेंडा हमारा 5 साल में एक बार तैयार होकर हमें जनता के बीच में गए कि हमारा ये मैनिफेस्टो, इस पर काम करेंगे। कल हमारे गृह मंत्री जी ने क्या कहा कि कांग्रेस बताए कि 5 साल सत्ता में रहने के बाद मैनिफेस्टो में क्या किया, और हम बताते हैं कि हमने रहते हुए 5 साल में मैनिफेस्टो को कितना काम किया। कौशिक जी, आपने कहा कि व्यक्ति के आधार पर नहीं, मैनिफेस्टो के आधार पर काम होता है, तो पहले जो त्रिवेंद्र रावत जी थे उनको ही आपने मैनिफेस्टो पे काम करने दिया होता, क्या दिक्कत? क्या है उन्होंने मैनिफेस्टो में किया उन्होंने काम। समस्या कहाँ? समस्या कहाँ से? कहीं नहीं हुई। कि आपके पास भी मंत्रालय था, आपने प्रॉपर प्लानिंग की होगी, अपनी योजनाएं चलाई होंगी। जब ये ट्रांजिशन होता है कितना आसान और स्मूथ होता है, एक जिम्मेदारी से दूसरे जिम्मेदारी, और बीच का वक्त कैसे जाता है? नहीं, देखिए, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी में ये सामान्य प्रक्रिया है। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में अभी मोदी जी मंत्रिमंडल आसान है, सारी चीजें बीच में छोड़ के दूसरे काम पे लग जाना। मैंने कहा हमारा मैनिफेस्टो पर हम काम करते हैं, उसमें हमें कहीं दिक्कत नहीं है। हमें दायित्व परिवर्तन होना ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा अभी मोदी मंत्रिमंडल में इतना बड़ा विस्तार और इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, कहीं आपने चूं तक देखा है? अन्य विभाग के अंदर है, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, मैंने कहा ना, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पहले मंत्रालय में इतने साल रहा हूँ, बाद में मुझे कहा कि आप अध्यक्ष की जिम्मेदारी रखेंगे। जब अध्यक्ष बना तो उसी शौक के साथ, उसी उत्साह के साथ अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रहा हूँ। अच्छा, यही हमारी पार्टी में कमी रह गई? नहीं, कोई कमी नहीं रही। परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? देखिए, आज आप इस चैनल में एक पोजीशन पर हैं, हो सकता है कल आपकी पोजीशन चेंज हो जाए, हो सकता है कि परसों दूसरी चेंज हो जाए जी। लेकिन इसी प्रकार से जब हम जनता के लिए कानून बनाते हैं, उस कानून को लेकर जनता के बीच में से कोई आवाज आती है, इसमें ये संशोधन हो जाए, ये हो जाए, और हमेशा लोकतंत्र में इसकी गुंजाइश बनी रहती है और बनी रहनी चाहिए। ठीक है, लोकतंत्र में इसकी गुंजाइश। मदन जी, एक सवाल मेरा ये है कि यशपाल आर्य के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि अब बीजेपी की तरफ से भी कुछ कोशिश शुरू हो गई है। हरदा ने कहा था कि अगर वो कुछ करेंगे तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, तो ये कैसी राजनीति चल रही है उत्तराखंड में? देखिए, यशपाल आर्य जी हमारे पास आए, भरपूर सम्मान दिया,
और शायद उनको लगा होगा कि उनके क्षेत्र में उनके जीतने की संभावनाएं कुछ कम होंगी, तो उन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया होगा। इसलिए लोकतंत्र में आप किसी को रोक नहीं सकते, जिसकी जहां इच्छा, जहां लोकतंत्र में जिस पार्टी में जाना चाहे जाते हैं, इसमें कोई नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, अभी 3 विधायक आए हैं और तीनों विधायकों के आने के बाद जिस प्रकार का एक वातावरण कांग्रेस में है, आप देखेंगे इतनी भारी मात्रा में वहाँ का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हैं। लेकिन हम बिना शर्त पर, किसी तरह की कोई शर्त नहीं, हम कहते हैं कि आप आना चाहते हैं आइए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की विकास पर, पार्टी के हमारे जो संस्कार हैं उनके आधार पर आप आना चाहते हैं। ये एक बड़ी चुनौती है। अब देखिए चुनाव नजदीक आ रहा है, टिकट बंटवारे का समय नजदीक आ रहा है, दही जलेबी पार्टियां दूसरे खेमे में हो रही हैं, तो लोगों का आना जाना भी हम देख रहे हैं, दोनों ही तरफ से है ये, तो कैसे रोकेंगे पार्टी को टूटने से? इस ऐन मौके पर 3 बार मुख्यमंत्री का चेहरा चेंज हो गया, कार्यकर्ता जो है आपके, जिसको टिकट नहीं मिलेगा या जिसकी उम्मीद पूरी नहीं होगी वो दूसरे खेमे का दामन ना थाम ले। देखिए भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की टूट बहुत कम होती है, कभी आपने देखी नहीं होगी। अन्य राजनीतिक दलों का वर्टिकल डिवीजन किस प्रकार होता है, चाहे पंजाब का उदाहरण है, कर्नाटक का उदाहरण है, महाराष्ट्र का उदाहरण है, हरियाणा का उदाहरण अभी हमारे सामने चल रहा है। अन्य राज्यों में आप देखेंगे वहाँ एक सामान्य प्रक्रिया है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी में आज हम जिस दायित्व पर काम कर रहे हैं, कल को परिवर्तन होता है तो होता रहे, सब लोग उसको मिलकर काम करते हैं। यही है ना कि हमारे संपर्क में इतने विधायक हैं, हमारे संपर्क में इतने विधायक हैं, इस मनोवैज्ञानिक जीत के बाद आपके ऊपर दबाव आएगा? नहीं, देखिए हमने कभी नहीं कहा, जिसने कहा बंटवारे की जिम्मेदारी तो आपके कंधों पर है, जिसने कहा है वो बताएंगे। हमने कभी नहीं कहा कि हमारे संपर्क में कितने विधायक हैं, हमने ये जरूर कहा है, हमने ये जरूर कहा है। बयान आता है, हम रोज भाई स्नेहलता, मदन जी भले ही कुछ कहे कि इनके संपर्क में कोई नहीं है, लेकिन मैं मदन कौशिक साहब को बखूबी जानता हूं। देखिए जहाँ चाय की दुकान है, अच्छा। ये सबसे ज्यादा संपर्क में रखते हैं सब लोगों को अपने। अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने अगर इनको इस पेचीदा दौर में बनाया है, मंत्री थे और अध्यक्ष बनाया तो बड़ा सोच समझ कर बनाया। जो दिल्ली में लोग बैठे हैं उनको पता था कि ऐसे ही व्यक्ति चाहिए जो सबसे संपर्क रखे। मदन जी देखिए मैंने पहले भी कहा है कि हम इस प्रकार का संपर्क नहीं करते, पार्टी को तोड़ने में विश्वास नहीं करते। यदि कोई आदमी, कोई कार्यकर्ता लोकतांत्रिक व्यवस्था में नरेंद्र मोदी जी के उस विकास पर विश्वास करके, उसमें आस्था व्यक्त करके भारतीय जनता पार्टी में आता है और हम बिना शर्त के आता है, तो निश्चित रूप से उसका स्वागत है, हम करते हैं, स्वागत करेंगे भी, आगे भी करेंगे। तो कितने लोगों का स्वागत अभी होने की तैयारी है इस बार? मैंने कहा ना, हम कभी ये काउंटिंग नहीं करते, किसी से संपर्क नहीं करते, काउंटिंग नहीं करते, लेकिन यदि इन सारे आधार को एक अपना आदर्श मानकर कोई हमारी तरफ आना चाहता है तो निश्चित रूप से उसका स्वागत है, आप आएंगे, आपका भी करेंगे। और कोई उस तरफ जाना चाहता है तो, कोई उस तरफ जाना चाहे तो उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता किसी को। देख रहे हैं संगठन को जोड़ के रखना, लोगों को जोड़कर रखना, क्योंकि एक झटका तो आपको लगा है और अभी जैसे कांग्रेस दावा करती है कि कई लोग संपर्क में हैं उनके। और देख, तो एक तो ये झटका इसलिए नहीं मैं मानता कि मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है, संगठन आधारित पार्टी है। और ये एक ऐसी पार्टी है, दुर्भाग्य से अगर आप कहें दूसरे राजनीतिक दलों में जब कभी कोई इस प्रकार का परिवर्तन सुनने को मिलता है, चाहे वो राज्य में मिलो, चाहे वो उनके केंद्रीय स्तर पर मिलो, उसी समय पार्टी का वर्टिकल डिवीजन तय हो जाता है। हमारे यहाँ अध्यक्ष बदलना, मुख्यमंत्री बदलना, मंत्री बदलना, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है और आप देखेंगे कहीं कोई किसी प्रकार का चूं तक नहीं होती। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार एक संगठन आधारित और काडर बेस्ड पार्टी में इस प्रकार की दिक्कतें नहीं आती। तो बिल्कुल मदन कौशिक साहब हमारे साथ मौजूद है और ये चाय पर चर्चा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चाहे पिछला चुनाव हो चाहे इस बार का चुनाव हो, राजेंद्र, चाय बहुत महत्वपूर्ण रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए चाय का तो भारत की राजनीति की चर्चा में, परिदृश्य में इतना महत्व हो गया है 2013-14 के बाद कि वो अतुलनीय है। लेकिन ये बताइए कौशिक साहब, आप कहते हैं उनके विधायक हमारे संपर्क में हैं, वो कहते हैं नहीं उनके लोग हमारे पास आना चाहते हैं। ये उत्तराखंड की राजनीति की पहचान तो ये नहीं थी। आपने कभी देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, मैं तो अध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष के तौर पर कहता हूँ, हमने कभी नहीं कहा कि हमारे संपर्क में कोई है, लेकिन साथ साथ ये जरूर कहा है कहीं परिस्थिति ऐसी बनती है यदि कोई व्यक्ति आकर और कहता हो कि मोदी जी के उस विकास में मेरा आस्था है, यदि कहता है भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों में मैं बंधना चाहता हूँ,
तो तब तो स्वागत है उस आदमी का। लेकिन किसी तरह की शर्त ये भारतीय जनता पार्टी ना कभी मानी है और ना कभी मानेंगे। ये यशपाल आर्य जी किस मॉडल पर आ गए थे और अब किस मॉडल पे वापस चले गए? तो यशपाल आर्य जी बताएंगे कि किस मॉडल पर आए थे और किस मॉडल से गए हैं। लेकिन हमने इतना जरूर कह सकते हैं, यशपाल आर्य जी आए, पार्टी ने उनको सम्मान दिया, चुनाव जीते, उनको मंत्री बनाया। मंत्री बनाने के बाद आज शायद उनको लग रहा था उस क्षेत्र से जीतने की संभावना है या नहीं है, कुछ आकलन किया होगा उन्होंने अपना, शायद इस आधार पर उन्होंने पार्टी परिवर्तन की। तो हमने उस पार्टी परिवर्तन में भी ऐसा नहीं कहा कि उन्होंने क्यों किया, कभी पार्टी परिवर्तन के बाद उनकी आलोचना नहीं की। लेकिन मदन कौशिक जी हरक सिंह रावत से बात करते हैं हरदा आपदा के बाद फोन पे, और उसके बाद बैठकें होती हैं और ये कह दिया जाता है औपचारिक बैठक है, सामान्य बैठक है, लेकिन राजनीति में ऐसी चीजें सामान्य नहीं होती। मदन कौशिक एक अध्यक्ष होने के नाते मंत्रियों को बुलाकर बातचीत करना, अध्यक्षों को बुलाकर बातचीत करना, उनके साथ बैठना, उन पर चर्चा करना, कार्यक्रमों के बारे में जानकारी लेना, यही तो अध्यक्ष का काम है, यही मैं करता हूँ। चाय पे चर्चा, हम भी आपसे वही करते हैं। हाँ, चाय पे चर्चा। देखिए, देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा चाय बेचने वाला है जिन्होंने उस परिस्थिति से उठकर और देश का नेतृत्व किया है। अन्य राजनीतिक दलों में तो शायद इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, सोचा भी नहीं जा सकता। अगले राजनीतिक दलों में तय है, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हटेंगे तो माँ बनेगी, माँ हटेंगे तो फिर बेटा आएगा। नहीं, लेकिन कांग्रेस कह रही है हमारे यहाँ वो नहीं है। कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, ये उस राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनने वाले को भी नहीं पता कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। आप विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव में जाना चाहते हैं, लेकिन अभी हरीश रावत जी भी हमारे साथ थे पिछले पड़ाव पे, जिनसे आप मिले। उन्होंने कहा कि आपने बस केवल उनके कामों को आगे बढ़ाया है, अपना कुछ नहीं किया। हम उन्होंने टाइल सफ़ेद कराई तो आपने काली करा दी, वो काली लगा के गए तो आपने सफ़ेद करा दी। जब हम लोकतंत्र में जनता के बीच में जाते हैं तो जनता के बीच में हर 5 साल में एक एग्ज़ाम होता है, लोकतांत्रिक एग्ज़ाम, जिसमें जनता तय करती है कि हमने कितना काम किया, उसके आधार पर हमारी परीक्षा होती है। अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो 2017 में पूरी तरह फेल हुए, तो जब वो फेल हुए तब उनके काम करने का मैं समझता हूँ कोई औचित्य नहीं रह गया। क्या उन्होंने किया, ये तो जनता को बताते हैं, अब आपको बता रहे हैं, आपके माध्यम से हमें बता रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कामों को छोड़ के पिछले 5 साल में उत्तराखंड राज्य सरकार के 5 काम गिनवाइए जो जनता को आच्छादित कर रहे हो पूरी तरह से। ठीक है, आप 5 कह रहे हैं, मैं आपको 50 गिनवाऊंगा। हमने 5 गिनवा रहा हूँ। जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए ये पहली सरकार थी 5 साल में, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जागेश्वर धाम, हरिद्वार, ऋषिकेश, जहां हमने उनके द्वारा बना हुआ प्रसाद ही लोगों को देना प्रारंभ किया। यात्रियों को आज लाखों हजारों महिलाएं इस रोजगार से जुड़कर काम कर रही हैं। हम ये काम स्वयं सहायता समूह सामने इंफ्रास्ट्रक्चर के खड़े हुए हो, वो बता रहा हूँ। ऋषिकेश करमणयाग रेल लाइन को देते हैं, अभी ऑल वेदर रोड बताते हैं, केदारनाथ पुनर्निर्माण आप अभी हरीश रावत जी के पास से आए हैं, इसलिए थोड़ा प्रभाव में है अभी। नहीं भाई, देखिए अभी मैं बताना चाह रहा हूँ कि सुनिए, युवाओं के लिए हमने 5 करोड़ तक के काम वहाँ दें, ये राज्य सरकार ने किया है। पलायन रोकने के लिए पलायन आयोग राज्य सरकार ने बनाया। किसानों की आय दुगनी हो, उनको 0% पर इंटरेस्ट देने का काम राज्य सरकार ने किया है। हर शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो, ये राज्य सरकार ने किया है। हमने किया है, 50 काम मैंने गिनवाए हैं। राठी जी, एक सवाल, ग्रीष्मकालीन राजधानी में शीतकालीन सत्र चलाने का क्या औचित्य है? केवल मैसेज। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाना ये हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा था। हमने जनता से वायदा किया था, जो जनता की भावनाएं थी उनके अनुरूप हम इस काम को करेंगे। और ये पहली सरकार है जिसको निश्चित रूप से बधाई दी जानी चाहिए। मैनिफेस्टो के 100% काम पूरे करने के लिए ये भी हमने काम किया है। वो बात नहीं है कौशिक जी, बात ये है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी में शीतकालीन सत्र क्या मैसेज? नहीं, मैसेज नहीं है। अगर हम शीतकालीन सत्र चला रहे हैं, नहीं, आप एक बात सुनिए, एक अच्छा काम कर रहे हैं, राजधानी बनाई है, पहाड़ पे बनाई है, राजधानी मैनिफेस्टो का हिस्सा था तब हमने बनाई। आप हमें बधाई दीजिए साहब। नहीं, बधाई तो है, लेकिन वहाँ सुविधाएं, देखिए अच्छा काम किया है। वहाँ जलेबी छान दिया भेजने में रिपोर्टर्स को दिक्कत होती है। वहाँ से तो सुविधाएं अभी पूरी तरह नहीं पहुँची, रिपोर्टर्स को खबरें भेजने में दिक्कत। हम लोग कवर करते हैं। देखिए, हाँ, कांग्रेस के जमाने में सारी परेशानी थी, मैं मानता हूँ। आपका कहना सही है। आपको गए हुए 3-4 साल हो गए, मैं भी देख रहा था। आप 4 साल पहले जब कांग्रेस सरकार थी आप गए थे, ये दिक्कतें वहाँ थी, आज नहीं है।
आज आप देखेंगे पत्रकारों के लिए अलग व्यवस्था हम लोगों ने चाहे हमें कैसे भी करनी पड़े, सारे मंत्रियों का हाँ, तो वो व्यवस्था हमने ही तो करी है। नहीं, हम व्यवस्था हमने की है। यूपी के जमाने नहीं, ऐसा नहीं है साहब, ये व्यवस्था करना हमारा काम है। यूपी के जमाने का तो ये राज्य भी यूपी के जमाने का। मदन कौशिक साहब, एक मिनट राठी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मदन कौशिक जी के साथ आप रोजाना पत्रकार के नाते इनसे रोज मुलाकात करते हैं, ये जो व्यवस्थाएं कराने की आप बात कर रहे हैं, इसकी व्यवस्था की, उसके मदन कौशिक साहब ने कितने लोगों की कांग्रेस की व्यवस्था कर दी है बीजेपी में, क्या लग रहा है आपको? फिर इनसे पूछो, सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं तो इन्होंने तो कांग्रेस की व्यवस्था करने में लगे हुए हैं, कांग्रेस के लोगों की, लेकिन ये कर नहीं पा रहे क्योंकि कांग्रेस इनके लोगों की व्यवस्था कर दे रही है। अभी बताइए मदन जी, कांग्रेस ही आपके लोगों की व्यवस्था कर दे रही है? जबकि व्यवस्था करने में तो आप लोग माहिर माने जाते हैं, आपका संगठन व्यवस्था करना सिखाता है। अभी आपने जल्दी किया राठी से सवाल, 10 मिनट बाद करना, ये मेरे रंग में रंग जाएंगे। अभी हरीश रावत जी के पास है, इसलिए अभी थोड़ा सा असर है सर। 10 मिनट जहाँ तक सवाल है, जब हम बात करते हैं, राठी जी ने भी कहा है, कभी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, आज तक नहीं की। हम कभी ये नहीं देखा होगा हम किसी पे कह रहे हैं कि हमारे पास इतने विधायक आ रहे हैं, इतने कार्यकर्ता, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पास तो आ जाते हैं और अगर कोई आता है तो उसका स्वागत हम करते हैं। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। यही होता है, प्यार का अर्थ यही होता है। इसमें एक शेर हो जाए, आप शेरो शायरी भी करते हैं। तो एक किसी शायर ने ये कहा है, कौशिक जी, कि मेरे चारों तरफ किस लिए उजाला है, तेरा ख्याल है या दिन निकलने वाला है? अब इस सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए राठी जी हमारे मित्र भी हैं, अच्छे पत्रकार भी हैं, सुलझे हुए पत्रकार हैं, और हमेशा कोशिश करते हैं कि कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी हो, अपने चक्रव्यूह में उलझाने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन मैं तो उलझने वाला इसलिए नहीं हूँ कि मैं जानता हूँ इनको। राठी जी को क्या पूछने वाले हैं। अच्छा, दो पार्टीज का आपने नाम ले लिया, एक नया प्लेयर है, वो उलझाने आया है कुछ यहाँ पे, उसका कोई मतलब देख रहे हैं आपकी, कोई वैल्यू नहीं उसकी? देखिए, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में किसी की क्रेडिबिलिटी नहीं बन सकती। जनता के बीच में रहकर अपने आप को स्थापित करना ये कोई एक दिन में नहीं हो सकता, इसके लिए सालों साल लगते हैं। उत्तराखंड राज्य में भारतीय जनता पार्टी हो या उसके नेता हो, उन्होंने संघर्ष करके जनता के बीच में जाकर उस विश्वास को पाया है। तो मैं समझता हूँ 3 महीने में वायदे करके, 3 महीने में वातावरण बनाने का प्रयास करके आप जनता के उस विश्वास को जीत लें, ये संभव नहीं है। लेकिन ये नींव है क्या? हर पार्टी कहीं ना कहीं ऐसे ही शुरुआत करती होगी। आप देख पा रहे हैं कैसा आपका राजनीतिक चश्मा कितना दूर देख पा रहा है? ये सही है, कोई भी राजनीतिक दल जब खड़ा होता है, हम लोग भी जनसंघ के रूप में खड़े हुए, और कुछ राज्यों में संविधान सरकार बनाने के लिए हमें 18 साल इंतजार करना पड़ा, देश पर आने के लिए 50 साल इंतजार किया। वो भी विश्वास पैदा करें, इंतजार करें, अभी इतनी जल्दी नहीं देगी। फिर भी मदन जी, आंकलन क्या है? आम आदमी पार्टी कुछ नुकसान करेगी थोड़ा बहुत, या बिल्कुल चुनौती नहीं मान रहे हैं? देखिए, मैंने कहा ना, चुनौती तो पग पग पे होती है राजनीति में, लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि जनता के बीच में उनका जो विश्वास है वो मुझे नजर नहीं आ रहा। मतलब एक आपसे मेरा बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि हम आम आदमी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं और हरिद्वार में बैठे, अगर मैदानी इलाके की हम बात करें, उधम सिंह नगर की अगर मैं खास तौर पे बात करूं, क्योंकि मैं वो बात बता रहा हूं जो हम ग्राउंड पर जाके आए, वहां पर स्थितियां जो हमने देखी, लोगों में जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ आक्रोश हमें नजर आ रहा है वहां पर। तो आपको लगता है कि उस स्थिति से आप उबर पाएंगे वहां पर? किस तरह का? मतलब जो किसान आंदोलन और किसान आंदोलन का असर वहां देखने को मिल रहा है। देखिए, किसानों के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कानून बनाए, निश्चित रूप से वो किसानों के लिए बड़े हितकारी कानून, लेकिन तथाकथित आंदोलन के नाम पर जिस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास किया गया, मैं समझता हूँ कि वो प्रयास शायद, मुझे नहीं लगता कि जो किसान है, जो अन्नदाता है, उसको स्वीकार करेगा। और आज आप देखेंगे कि उस कानून बनने के बीच में उत्तराखंड राज्य में हमने कई चुनाव पेश किए हैं और सारे जीते हैं, सारे हम लोगों ने जीते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है, मतलब एक और अहम सवाल, लेकिन ये चुनाव जो है, आपको बीजेपी ने अध्यक्ष बनाया, और मुझे लगता है कि अगर इससे पहले के चुनाव भी मैंने उत्तराखंड के देखे, अगर पिछले 4 चुनावों की बात करें, मुश्किल ये चुनाव ज़्यादा है। क्योंकि एक तरफ ठीक है आम आदमी पार्टी है, नई पार्टी है, ठीक है, लेकिन कांग्रेस भले ही पूरे देश भर में कमजोर आज की तारीख में, लेकिन उत्तराखंड में आपको बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर चुनौती दे रही है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल, मतलब यही संबद्ध कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी के एग्जाम्पल हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री में, जहाँ जहाँ चुनाव लड़ी है भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई है, गुजरात, पंजाब, जहाँ लड़ी है, और लोग कहते हैं कि कांग्रेस का नुकसान करती है।
गुजरात में वो सब सीटों पे चुनाव लड़ी, भाजपा की सीटें नीचे आ गई, कांग्रेस की ऊपर चली गई, अब बॉर्डर लाइन पे चले गए गुजरात में। पंजाब में आपको बाहर ही कर दिया, वो मुख्य विपक्षी दल बन गई। तो ये एक फिनोमिना है। मुझे कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है, हम बंगाल में 3 से 78 पर आ गए, कांग्रेस 78 से 0 पर आ गई, फिर भी वो पटाखे चलाकर खुश हो रहे हैं, फिर भी सवाल हमसे किया जा रहा है। गुजरात में हम 5वीं 6ठी बार सरकार बनाने में सफल हो जाते हैं, फिर भी सवाल हमसे होता है। आश्चर्य की बात यह है कि हम सरकार भी बनाते हैं और सवाल भी हमसे होता है। उनसे पूछे, पंजाब में हम कभी सरकार नहीं, देखिए पंजाब में मैंने पहले भी कहा, पंजाब में हम गठबंधन में थे, हमने गठबंधन हमारा अलग हुआ, लेकिन कुल मिलाकर उनका भी पॉलिटिकल डिवीजन हो गया है। आप देखेंगे उनकी स्थिति क्या है, बहुत खराब है। जहाँ तक सवाल इस चीज़ का है, सरकार बनाने या गिराने का या किसी तरह का कोई सवाल नहीं है। सवाल ये है, जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है वहाँ आपके वोट परसेंटेज और आपके विधायक कम क्यों होते हैं? अब इसको मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में लड़ी हमारे 300 से ऊपर आए, उत्तराखंड में लड़ी हमारे 57 आए। उत्तर प्रदेश में तो नहीं, पिछली बार भी लड़ी साहब। अनीता शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। देखिए, आप उनको देख भी सकते हैं, उनके बहुत सारे समर्थक भी उनके साथ। बहुत बहुत स्वागत आपका। हरिद्वार में है हम लोग, आप ही के क्षेत्र में है, और अभी मैं दिखाया गया था, अभी मदन कौशिक जी दिखा रहे थे। आइए चलते चलते बात करनी चाहिए, बात करें। वायर ऊपर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं जो पहले दिखाई देते थे, तो इसमें आपका योगदान है या वो क्रेडिट तो खुद ले रहे हैं? वो क्रेडिट वो ले रहे हैं, ये सब केंद्रीय सरकार ले रही है जी। आप बताइए, आपकी उपलब्धि क्या रही पिछले वर्षों में मेयर के तौर पर? मेरी उपलब्धि बहुत रही है कि निगम में मैं पहली बार मेयर बनी हूँ, वैसे 4 बार मैं पार्षद भी रह चुकी हूँ, और हरिद्वार की जनता ने मेरे को ही चौथी बार मेयर बनाया है। तो मेरा तो पूरा ही शहर है हरिद्वार को देखने का, तो मैं सुबह से यहाँ पे निरीक्षण पे भी उतरी हुई हूँ, और सब जगह मैं देखती जा रही हूँ कि कहाँ पे मतलब गंदगी वगैरह है, तो इसलिए मैं सुबह से ही आई हुई हूँ। और मैं तो ये चाहूँगी कि हरिद्वार हमारा सुंदर हरिद्वार है, इसे और भी सुंदर बनाना। सुंदर हरिद्वार की बात, गंदगी की बात आप कर रही हैं, तो क्या प्रयास आपकी तरफ से किए गए हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर पर्यटक भी आते हैं, यहाँ पर गंगा माँ है, उनकी सफाई के लिए तो तमाम कार्य हो रहे हैं, लेकिन हरिद्वार को कैसे स्वच्छ बनाए रखने के प्रयास आप कर रहे हैं? मैं शुरू से ये कर रही हूँ कि गंगा हमारी माँ है, क्योंकि गंगा को साफ रखना हमारा पूरा कर्तव्य है। हम औरों को भी जागरूक करेंगे कि हम गंगा मैया को साफ सुथरा रखें, और मैं चाहूँगी कि मेरी जनता भी बहुत सहयोग करती है। हमारे शहर को कैसे स्वच्छ करेंगे? सभी 4 जोनों में बांटा है हमने, लोग हमारी मदद भी करते हैं, और हम लोग सब साथ में मिलके गंगा की साफ सुथरे ध्यान रखते हैं सबसे ज्यादा। अच्छा, ये बताइए, आस्था माफी चाहूंगा, मैंने आपको रोका, अभी आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन क्या लग रहा है उत्तराखंड में इस बार आपको कोई परिवर्तन होगा? कांग्रेस कह रही है परिवर्तन होगा, बीजेपी कह रही है हम रिपीट करेंगे। परिवर्तन तो आपने देख लिया कि फूल ही मुरझा गया है, आप देख ही रहे हो, और बीजेपी अब आने वाली नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने कुछ नहीं किया है अभी तक। क्योंकि मैं कांग्रेस की महिला हूँ, महिला ने पूरा हरिद्वार संभाल रखा है। क्योंकि आप ये देखिए कि मैं 2.5-3 साल होने वाले हैं मेरे को, और मैं मेरे साथ जो पहले काम नहीं मुझे करने दिया है, और मैंने जो भी किया है निगम अपने जनता के लिए किया है, और हमेशा करती रहूँगी। क्योंकि आप देखिए कि मैंने लेकिन बीजेपी का कहना है कि हरिद्वार में जो विकास हुआ वो तो प्रदेश सरकार ने किया। हरिद्वार का विकास वो तो कहेंगे ही ना, उनकी सरकार है, क्योंकि वो देख रही है, सब जनता देख रही है। 2022 में वो जवाब देगी किसने विकास किया है, किसने नहीं किया है। बिल्कुल, हरिद्वार की जिम्मेदारी एक तरह से आपके ऊपर है। बहुत बड़ा शहर है, 11 सीटें यहाँ पर हैं, राज्य सरकार अपनी उपलब्धियाँ गिनाती है, लेकिन कांग्रेस जब यहाँ से दावा ठोकेगी तो कहीं ना कहीं आपने क्या किया है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर आते हैं, गंदगी, साफ सफाई, स्वच्छता, व्यवस्था, क्या रोल आपका और किस तरह के इनिशिएटिव्स आप ये देखिए कि 4 बार के विधायक है यहाँ पे, बीजेपी से ही है, उन्होंने आज तक हरिद्वार के लिए कुछ नहीं किया है। और हरिद्वार में सबसे बड़ा तो महत्व ये है कि हरिद्वार में हॉस्पिटल की बहुत आवश्यकता है। वो निगम के द्वारा जब 2020 में कोरोना फैला हुआ था, उस समय मैंने बोर्ड बैठक में 75 के करीब एकड़ भूमि मैंने निगम से दी है उनको, और आज तक भी एक ईंट नहीं लगी है वहाँ पे, क्योंकि जनता की सुरक्षा के लिए हॉस्पिटल दिया है मैंने, कि कोरोना बहुत फैला हुआ था, तो इसलिए मैंने कहा कि भाई कोई बाहर ना जाए, तो इसलिए मैंने हॉस्पिटल दिया है। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, जब आपने पदभार ग्रहण किया और जब आप काम संभाल रही हैं, कौन कौन सी चुनौतियाँ देखी हैं आपने? मैंने बहुत चुनौती देखी है, क्योंकि मुझे काम नहीं करने दिया, फिर भी मैंने अपनी हिम्मत जता, मेरे परिवार वालों ने, सब ने, जनता ने, मेरा परिवार है जिन्होंने मेरा,
कि मैं जहाँ भी जाती थी कहते थे कि इसको काम न करने दिया जाए मेयर साहब। कौन कहता था? यही कि शहर विकास मंत्री जी थे, ठीक है, अनीता शर्मा को काम न करने दिया जाए। तो मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी है और हमेशा काम करती रहूँगी। सरकार की तरफ से कितना आपको सहयोग मिला है जब आप मेयर के तौर पर यहाँ पर काम कोई करती हैं? सहयोग नहीं मिला है। कोरोना काल में आप ये देखें कि लोगों को किट मिल रही थी, राशन मिल रहा था। उस समय अनीता शर्मा को किसी ने राशन नहीं दिया। मैंने खुद अपने परिवार से, अपने निजी खर्चे से हमने दिया है और मैं चाहती थी मेरा कोई परिवार भूखा ना रहे, भूखा ना सोए। आप देखिए अभी थोड़ी रौनक आई है हरिद्वार के अंदर, क्योंकि इस समय एक समय ऐसा था कि लोग बाहर नहीं निकल रहे थे और हम लोग बाहर जा रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे, खाना बना बना के उनको दे रहे थे। जब से आप मेयर बनी है, क्या सुधार आप हरिद्वार में महसूस कर रही हैं जो आपको लग रहा है कि ये आपकी उपलब्धि है, आपने कर दिखाया हरिद्वार? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि मुझे जनता की सेवा का मौका मिला है। कोई मैंने पुण्य किया होगा जो आज मुझे ये सेवा करने का मौका मिल रहा है। खतरा अभी टला नहीं है बीमारी का, कोरोना भी हमारे बीच में है, इस बीच डेंगू का भी खतरा लगातार मंडरा रहा है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है और आप लगातार ये आरोप लगा रही हैं कि आपको काम नहीं करने दिए जा रहा, पर आप मेयर हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी, आपका अधिकार क्षेत्र है, आपके पास बजट है। मैं चाहूंगी आप जनता को बताएं क्या किया। सब ये देखिए कि कोरोना काल में हमने सैनिटाइजर खुद में निकल के, लोग बाहर नहीं निकलते थे, मैं सैनिटाइजर लोगों के घर में जा जा के कराया है क्योंकि मेरी जनता बीमार ना पड़े। और ये भी डेंगू का है कि डेंगू में भी मैं ये फॉगिंग वैक्सीन वगैरह सब करा रही हूँ क्योंकि डेंगू भी इस समय फैल रहा है थोड़ा। तो मैं चाहूँगी कि जो भी है मेरी निगम से सुविधा है मैं सब जनता कहते हैं हक के लिए लड़ना पड़ता है, आपकी लड़ाई कैसी रही? मेरी लड़ाई तो चल रही है, अभी चलती रहेगी आगे, क्योंकि आपके ऊपर तो लोगों की जिम्मेदारी, लोग आपसे आके अपना दुखड़ा कहते होंगे, बात कहते होंगे, क्या सांत्वना देती है, क्या कहती हैं आप? मैं तो ये चाहूँगी कि लड़ाई तो देखो हमेशा पार्टी में रहती है, पर अपना कर्तव्य ये है कि सेवा करना है तो सेवा करते रहेंगे। आप चुनाव आ रहे हैं, कांग्रेस ने कोई जिम्मेदारी दी है अभी आपको? बहुत महत्वपूर्ण शहर हरिद्वार। जी जी जी, कांग्रेस अपना सब पार्टी है, ऐसी बात नहीं है, सभी लोग अपने हैं और हमेशा कांग्रेस ने ही हमारी पार्टी सब मिलके ही पर कांग्रेस में तो बड़ी गुटबाजी है सुना है। नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है। अच्छा अनीता जी, चूंकि आप महिला हैं और महिलाओं को लेकर प्रियंका गांधी यूपी में बहुत कुछ कर रही हैं, उत्तराखंड में क्यों नहीं कर पा रही है कांग्रेस? क्यों कोई दावा, क्यों कोई वादा नहीं कर रही है कि इतने % हम सीटें टिकट देंगे, हम फ्री में स्मार्टफोन बांटेंगे? क्यों नहीं कर पा रही? वो 2022 में ही बताएगी कांग्रेस क्या कर रही है। 2022 तो आ गया, चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई, 2 महीने रह गए बस। नहीं तो कांग्रेस ही जब भी बताएगी और कांग्रेस ही आएगी। अच्छा ये बताइए, देख ही रहे हो कि फूल पहले से ही मुरझा गया है, तो ये बीजेपी सरकार से लोग परेशान भी है। आप देखिए कितनी महंगाई हो रही है, लोगों का चूल्हा जलना मुश्किल हो रहा है, 1000 रुपये पे सिलेंडर पहुंच गया है। आप देखिए कि कौन महिला, एक रोजी रोटी नहीं है लोगों के पास में, और महंगाई इतनी हो रही है तो कहाँ से गुजारा करेगी। अच्छा अभी आप कह रही थी कि आपको काम नहीं करने दिया गया, कौन सा काम आप जो करना चाहती थी आपको रोक दिया गया या फंड नहीं दिया गया या नहीं करने दिया गया? फंड की बहुत आवश्यकता थी निगम के अंदर, तो वो तो हमने सरकार से, मुख्यमंत्री जी से कह के निगम के द्वारा जो हमारे कर्मचारी भाई थे उनकी सैलरी नहीं आती थी, उनको सैलरी पार्टी के भीतर आला कमान आपसे क्या कहते हैं, किस तरीके से काम करना है? वो तो कुछ कहते रहे, पर मुझे अपना ये है कि मुझे अपना काम करना है, जिस तरह भी करना है करके रहूँगी और जनता की जो भी छवि है मेरे लिए उनको बरकरार रहूँगी और यही मेरा मुद्दा है। हमेशा निगम में आई हूँ, 4 साल चौथी बार आई हूँ, तो मैं चाहूँगी कि मैं इससे भी ज़्यादा सेवा करूँ जनता की। लोगों से भी बात करें, कुछ लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं, क्या लग रहा है इनको? बिल्कुल, और आइए 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 आइए। सर क्या लग रहा है आपको, इस बार इलेक्शन होने वाले हैं? जी कांग्रेस आएगी, शायद आएगी कांग्रेस, 100% आने की उम्मीद है। ऐसा क्यों आपको लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है कि बीजेपी ने कोई भी काम मुझको नहीं लगता कि किया हो अब तक। ठीक है, और दिखता है मैडम ने करा है, इनके पतिदेव ने भी करा है, अब की बार काम बहुत बढ़िया इन्होंने करा है शहर में और कर रहे हैं। आपके तो बड़े मुरीद हैं। अनीता जी, मैं सवाल ये कर रही थी आपसे, आपने कहा आप यहीं की बेटी हैं, आप यहीं की बहू हैं, इसलिए आप हरिद्वार को सुधार रही हैं। कौन सी एक कमी आपको हरिद्वार में लगती है? चूंकि पर्यटन नगरी है, आपको लगता है कि जितना विकास यहाँ पर होना चाहिए था, जितनी चीज़ें मिलनी चाहिए थी हरिद्वार को, वो मिली हैं? मेयर के तौर पर क्या देख रही हैं? मैं बहुत अच्छा देख रही हूँ, ऐसी बात है, सब कुछ हरिद्वार में मिला है और सब अपने मुद्दे पे ही मिला है। क्योंकि आप देखिए कि मेरे हस्बैंड भी सुबह से निकल जाते हैं और आज रात दिन उसमें सफाई के मुद्दे में ही खड़े रहते हैं, क्योंकि सफाई हमारी सबसे पहले पहचान है सफाई के लिए। तो मैं चाहूँगी कि सफाई हमारी ज़रूरी है और सभी जो भी है हमारे गरीब परिवार, उनको मदद मिलनी चाहिए, जो भी हमारे से मिलेगी
मदद मिलनी चाहिए। और ये ज़रूर कहूँगी कि हरिद्वार के अंदर ये बीजेपी सरकार का गुंडा राज चल रहा है और ये जो सबसे बड़ा नशा चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि स्मैक वगैरह दारू बिक रही है, ये सबसे बड़ा नशा हो रहा है यहाँ पे और ये बंद होना चाहिए। सरकार ने ऐसा काम कर रखा है। एक सवाल मेरा आपसे आखिर में, ये अभी हमारे साथ अभी दीपक बाली साहब भी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, इनसे हम बात करेंगे। इनको कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी वालों को? जी वो तो सभी अपने अपने दावे ठोक रहे हैं और ये सभी लोग अपने रहते ही हैं, बीजेपी वाले अपने, कांग्रेस वाले अपने, आप वाले अपने, सभी ठोकते हैं दावा, तो वो तो ऊपर वाले के हाथ में। यानी आपका कहना है कि ये सिर्फ दावा कर रहे हैं, सरकार आप बनाएंगे? हाँ देखते हैं, बनाएंगे सरकार, क्यों नहीं बनाएंगे। अब तो हमारी सरकार आने वाली है कांग्रेस की। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा की इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए, हम लोगों से बात करने के लिए। हमारे साथ दीपक माली जी हैं, आम आदमी पार्टी की कैंपेनिंग कमेटी के हेड है। बहुत स्वागत है सर आपका। पहला सवाल यही आपसे कि फ्री कार्ड जो दिल्ली में चलेगा उत्तराखंड? चलेगा की बात ही नहीं है। जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, 14.5 लाख परिवारों ने बिजली का, और उसके बाद आप देखिए रोजगार गारंटी कार्ड जो था, लगभग 4 लाख से ज़्यादा वो कार्ड लोगों के पास तक पहुंच चुका है। तो कार्ड चलने की बात ही नहीं है, लोगों को भरोसा है, इसीलिए वो कार्ड ले रहे हैं। आपने कहा कि 4 लाख से ज्यादा लोगों को आपने वो कार्ड दे दिए। रोजगार गारंटी कार्ड की बात कर रहा हूँ अभी तक। सरकार तो कह रही है कि हमने 6-7 लाख नौकरियां दे दिया 5 साल। हाँ, वो हमने मांगा था उनसे कि जो आपने दिए हैं, अगर आपने जो किया है पिछली बार के जो वादे हैं, अगर आप वो ही रख देते हैं तो आपको दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दीपक जी, दिल्ली अलग है, उत्तराखंड अलग है, पहाड़ी क्षेत्र अलग है, यहाँ की चुनौतियाँ अलग है, मुद्दे अलग हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पर जो राजनीति कर रहे हैं वो सब दिल्ली से आए हैं क्या आम आदमी पार्टी में? तो हम वो चुनो नहीं, देखिए कार्ड की बात नहीं है, मुद्दे तो वही है। बिजली तो चाहिए ही सबको, पानी चाहिए, रोजगार चाहिए, तो ये दिल्ली और उत्तराखंड में अलग अलग ठीक है, मुद्दे वही है अगर दीपक जी, लेकिन ना तो आपको कांग्रेस चुनौती मान रही है, ना तो आपको भारतीय जनता पार्टी चुनौती मान रही है। कह रहे हैं कि आए हैं, ठीक है, आएंगे और ऐसे चले जाएंगे। 2013 में, आप लोग तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, 2013 में भी इन्होंने कोई चुनौती नहीं माना था हमारी। और कांग्रेस की बात जहाँ तक है, अगर इनके रथ में वास्तव में वो घोड़े लगे होते जिससे इन्होंने ये युद्ध जीतना था, तो उन घोड़ों पर दाव नहीं लगाते जो भाग गए थे। जी, क्या जरूरत है? दीपक वाली साहब, ये बताइए कि कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, दोनों का एक कहना है कि आप लोग आइए, नए आए हैं आप लोग, अभी तो वक्त लगेगा क्योंकि उत्तराखंड की स्थितियां अलग है। तो क्या ये चुनाव सिर्फ आप लोग सियासी सरजमी को गेज करने के लिए लड़ रहे हैं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि नया और पुराना कुछ नहीं होता। ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी में जो ना कोई बने बनाए नेता नहीं होते हैं। कोई इंजीनियर होता है, कोई हाईटेक कंपनी से जुड़ा होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई बिजनेसमैन होता है, मतलब जनता के लोग होते हैं। तो नए और पुराने का सवाल नहीं है। जिनको भी जनता के लिए काम करना आता है और मन के अंदर इच्छा है, वो लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और हम सरकार बनाकर दिखाएंगे। बीजेपी कांग्रेस तो ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। एक बार कार्ड चल गया फ्री बिजली का, तो यूपी में भी वही चलाएंगे, पंजाब में भी वही चलाएंगे, उत्तराखंड में भी वही चलाएंगे। ऐसा है क्या? अगर एक बार कार्ड नहीं चला, पहली बात तो 7 साल से लगातार बिजली फ्री पर चुनाव जीत रहे हैं। इसके अलावा आप ये नहीं कह सकते खाली हम मुफ्त बिजली की बात कर रहे हैं। हमने हॉस्पिटल को, अस्पतालों को ठीक किया दिल्ली के अंदर, स्कूलों को बेहतर बनाया। तो ये क्या है? जनहित के मुद्दे हैं। और अगर मुद्दा नहीं है तो 20 साल से आज भी वही मुद्दे क्यों हैं जिसके लिए जनता लड़ रही है लगातार? बाली जी, दिल्ली में स्कूल थे, आपने बेहतर कर दिए, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ बनाना है सब कुछ। तो और यही हाल अस्पतालों का भी है। बहुत अच्छा आपने कहा कि यहाँ तो है ही नहीं, इसका मतलब आप भी कह रहे हैं ना यहाँ है नहीं। समस्याएं तो हैं, इसमें कहाँ इनकार है? नहीं, तो आप कैसे नया कैसे खड़ा करेंगे? तो मैं वही कह रहा हूँ, हमने पुनर्निर्माण की जो बात करी है, जब मैं उत्तराखंड आंदोलनकारी रहा हूँ, मैं भी जी उत्तराखंड बनाने के लिए मैं भी 17 दिन तक जेल गया अपने छात्र जीवन में। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो हमने सपनों का उत्तराखंड देखा था वो किधर गया, कहाँ गया वो? तो हमारे जैसे लोग जो जन्मजात नेता नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, भाई ऐसा दीपक नहीं जी, होने जा रहा देखिए है। दीपक जी आंदोलनकारी हैं, इन्होंने कहा कि उत्तराखंड का जो आंदोलन था निर्माण का, उसको इन्होंने लड़ा। लेकिन अब ये राजनीतिक आंदोलन कितना सफल होगा, इस पर हम बात कर रहे हैं इस पदयात्रा में। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। आप यहाँ के हरिद्वार के रहने वाले, क्या उम्र है आपकी? मेरी 19 साल। तो इस बार वोट देंगे आप, तो आपको क्या लग रहा है उत्तराखंड में ये जो नेता हैं ये करते हैं कभी आम आदमी की बात या सिर्फ हवा हवाई बात करते हैं? बात करते हैं, बात करते हैं, सिर्फ बात ही करते हैं और कुछ नहीं करते। तो आपको
क्या लग रहा है आपको? आप युवा वोटर होने के नाते क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी इस बार वोट करने से पहले? क्या सोचेंगे और कौन नेता आपको अच्छा लगता है? जो चुनावी वायदे बढ़िया करेगा उसी के बारे में सोचेंगे। भाई ये दीपक जी हैं आम आदमी पार्टी से, ये सब करेंगे, आपको भरोसा है इनके दावों पर? तो फ्री बिजली तो फिर इसका टैक्स तो जनता ही देगी ना। भाई देखिए इनका आप देंगे उसका पैसा कहीं ना कहीं जनता पे ही तो पड़ेगा असर। पैसा नहीं होता, वो जनता का ही पैसा होता है। जनता के पैसे ईमानदारी से आपसे पैसा पेट्रोल के दाम बढ़ा देंगे, आप बिजली देंगे फ्री, तो पेट्रोल का दाम केंद्र सरकार बढ़ा रही है, पहले आपको आप भी बढ़ा सकते हैं। केंद्र सरकार, ये राज्य सरकार भी टैक्स राज्य के हाथ में वैट होता है। हाँ, तो कम हो गया उत्तराखंड में। अभी यहाँ जिसकी सरकार है उसने कम कर दिया ना, अब आपकी सरकार आएगी। अच्छा, इन्होंने नहीं बढ़ा रखा? सभी है, आप बिजली फ्री करेंगे तो आप और ज्यादा बढ़ा देंगे। हाँ, यस, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि गुड गवर्नेंस वही होती है कि जनता के पैसे को ईमानदारी से लेना टैक्स के रूप में और ईमानदारी से खर्च करना। अगर ऐसा नहीं होता तो दिल्ली के अंदर इतने सारे स्कूल्स, बसों में यात्रा मुफ्त और उसके अलावा हॉस्पिटल, ये सब सही करने के बाद भी कैग की रिपोर्ट ये कहती है कि दिल्ली सरकार मुनाफे में है और यहाँ की सरकार कर्जे में है। तो देखिए दीपक जी, बात सवाल इनका बेहद जायज़ था। ये उत्तराखंड का युवा वोटर है जो कहता है वादे सुनेंगे सबकी, लेकिन करेंगे आपके वादों को कसौटी पर पहले परखेंगे कि कितने पक्के हैं कितने सच्चे हैं। तो अभी तक मतलब वादों का दौर अभी चल रहा है, लोगों को चल रहा है, वादों का दौर चल रहा है। सभी पार्टियां अपने अपने वादे रख रही हैं सबके सामने। कोई पार्टी वार्टी पसंद है, कोई नेता वेता पसंद है? अभी कोई अच्छा देखिए, दीपक जी के बारे में भी सोच सकते हैं, बड़े मुस्कुरा रहे हैं दीपक जी। भाई दीपक जी, ये कोई हम किसी पार्टी की कैंपेन नहीं कर रहे हैं, हम तो बस आम लोगों की बात जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये युवा वोटर है, आपका शुक्रिया बात करने के लिए और जरूर वोट करिए आप। भाजपा और कांग्रेस के ताबूत में कील हैं ये। कैसे? जो दिल्ली में करा वो यहाँ भी कर देंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप? मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, यहाँ गांधी आश्रम में रहता हूँ। और आप अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिया बीजेपी वाले कह रहे हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया सर। अच्छा, ये किसी व्यक्ति विशेष नहीं बनवाया। आपको इन पर क्यों इतना भरोसा कैसे? ये आम पार्टी कोई व्यक्ति पार्टी नहीं है, सामाजिक पार्टी है। इसमें आप भी हैं, हम भी हैं, सब हैं। और मुझे इनसे कोई व्यक्तिगत लगाव तो है नहीं। जो यहाँ का काम हो रहा है, जो यहाँ का लोग कह रहे हैं, उस हिसाब से तो शायद हो ही रहा होगा। तो चलिए, आपने देखा आम लोगों की बात भी हम सुन रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं, सबके अपने अपने दावे, अपने अपने वादे हैं। जी प्राची। बिल्कुल, देखिए दीपक जी, अब मेरा सवाल ये है, सब अपनी सीटों का दावा कर रहे हैं। आपने हालांकि अपना चेहरा तो बता दिया, बीजेपी कह रही है कि हम तो 60 पार जाएंगे, आप कोई दावा नहीं दे रहे हैं। कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? ये जनता तय करेगी। सरकार बनाने के लिए जितनी सीटें चाहिए उतनी आराम से आएंगी। अच्छा वाली साहब, सब लोग ये पोचिंग कहते हैं ना उसको, दूसरे दलों से विधायक इधर आ जाएं, माहौल बन जाए हमारे पक्ष में। तो ये जो दो बड़े दल हैं, इनके कोई लीडर, कोई आपसे कभी इन्होंने कुछ कांटेक्ट किया कि आइए हम आम आदमी पार्टी को नया वोट बेच देते हैं? हमने आपसे क्या कहा कि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ कम से कम 55 लोग ऐसे होंगे जो पहली बार अपने जीवन का चुनाव लड़ेंगे। हमारे यहाँ पर अगर दिल्ली के अंदर भी आप देखिए कि अगर कोई IT इंजीनियर विधायक बना तो ऐसा भी विधायक बना जिसके पिताजी आज भी पंचर की दुकान चलाते हैं। चलिए आगे चलते, और व्यापार मंडल के कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि उत्तराखंड का जो व्यापारी वर्ग है वो खुश है, परेशान है, क्योंकि कोरोना काल भी रहा, कोरोना काल के बाद की अर्थव्यवस्था पटरी पर उतरा। ये सब क्या कहना आप? धन्यवाद, आप लोग इस यात्रा को कवर कर रहे हैं और आपने व्यापारी वर्ग को भी एक मौका दिया है अपनी बात कहने का। आपके माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि चूंकि देखिए हरिद्वार एक तीर्थाटन की नगरी है, उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है, चारधाम यात्रा का बेस पॉइंट है, ये सब विषय होते हुए भी जो भी पूर्व में सरकारें रही, जो सी व्यवस्था रही, चारधाम यात्रा बहुत सुचारू रूप से नहीं चल पाई। आने वाले यात्रियों को भी बहुत दिक्कत हुई और कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश की छवि भी उससे खराब हुई। अगर आप देखें तो चारधाम यात्रा खुलवाने के लिए जो पर्यटन से जुड़े हुए लोग हैं, पर्यटन व्यवसायी हैं, उन्होंने सड़क से लेके सदन तक, सदन से लेके आप देखिए न्यायालय तक कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। पद यात्रा करी हरिद्वार से लेके देहरादून तक। सरकार थोड़ा सा अगर पॉजिटिवली काम करती तो शायद इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती यहाँ के व्यापारी को। आज भी जो यात्रा जो शुरू हुई, चारधाम यात्रा शुरू हुई, बहुत ही 25 दिन के लिए मात्र यात्रा शुरू हुई, परंतु ना तो उससे गाड़ी वालों का बहुत भला हो पाया, ना पर्यटन व्यवसायियों को बहुत भला हो पाया। आपसे अगर मैं डेटाबेस बात करूं तो लगभग 2019 में 38 लाख लोगों ने यात्रा की थी, जो कि 2020 में लगभग 3.25 लाख लोगों ने यहाँ यात्रा करी। इस साल अगर 2021 की बात करें तो लगभग वो फिगर 3.5 लाख व्यक्तियों के आसपास है। अगर इस संख्या को देखें तो 2019 के बेस की अगर बात करें तो 10% भी अभी तक नहीं होता है। तो कोरोना भी तो नहीं था सर, ये देखिए, ये
कुंभ के आयोजन के बाद से चीजें जिस तरीके से बिखरी, उसके बाद जो तस्वीर निकल के सामने आई, उसे भी आप किस बिल्कुल 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 जो कोरोना था, जब भी हमारी बात यही, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जब कोरोना था तो बंदी थी, हम लोगों ने खुद इन सड़कों पर बढ़ बढ़कर आगे आकर लोगों को आग्रह किया कि बंदी रखी जाए, सुरक्षा की दृष्टि से काम किया जाए। परंतु जब सब जगह खुल गया, आप देखिए पूरा देश खुल गया था, पूरे देश में कहीं पर भी कोई ऐसी रोक टोक नहीं थी, लेकिन हमारी चारधाम यात्रा को एक ब्लैक लिस्टेड प्रोडक्ट की तरह से उसकी एक दुर्दशा ऐसी हुई कि वो एक ऐसा व्यवस्था बनी जो कोर्ट तक में जाना पड़ा, और कोर्ट से जाके उस यात्रा को लोगों के प्रयास से, जो पर्यटन व्यवसायी हैं, जो और व्यवसायी हैं, गाड़ी वाले हमारे भाई लोग हैं, सबके प्रयासों से ही। तो आपको सर ये बताइए कि यात्रा को खुल पाई। अगर आपको क्या लग रहा है कि अब ऐसे में जो व्यापारी है, क्या व्यापारी कोई परिवर्तन चाह रहा है, या आपको लगता है कि मौजूदा सरकार बेहतर कर पाएगी, क्या कहना? देखिए, ये तो जो विषय है ये एक राजनीतिक विषय है। हम व्यापारी लोग सिर्फ इतनी सी बात आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्थाएं दी जाएं जिससे कि खुल के व्यापार कर सके। आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, क्योंकि ये तीर्थाटन का नगरी है, तीर्थाटन से जुड़ी हुई बात है। अभी देवस्थानम बोर्ड का एक जिक्र हो रहा है, उसमें हम लोगों को व्यवस्थाएं देने की बजाय उस पर रोक टोक की जा रही है, रोक टोक लग रही है। अगर आपने कोई बोर्ड बनाना है, आपने उस पर कुछ सुझाव लेने हैं, तो उस कमेटी के अंदर में जो पर्यटन व्यवसायी हैं, हमारे गाड़ी वाले हैं, होटल व्यवसायी हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, उनको भी स्थान देना चाहिए। उनकी बिना बात सुने, अगर हम उनकी बात नहीं सुन रहे और केवल अपनी बात थोपे जा रहे हैं, नई नई नीतियाँ थोपे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन लोगों के साथ सही व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं। ये कब से हुआ है कि नई नई नीतियाँ थोपी जा रही हैं आपके ऊपर? देखिए, देवस्थानम बोर्ड का आपने अभी चर्चा सुनी होगी। देवस्थानम बोर्ड का गठन हुआ। देवस्थानम बोर्ड के गठन में अब देवस्थानम बोर्ड एक नई संस्था है जिसको मंदिर का संचालन पे बात थी, लेकिन उन्होंने ट्रिप कार्ड की व्यवस्था करी कि गाड़ियों की रोक टोक होगी, हर चीज़ का लिस्ट बनेगी, हेलीकॉप्टर टिकट देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से बुक होगा। जब इतनी अव्यवस्था अचानक फैली, यात्री ऊपर गए और परेशान हुए, आपने देखा होगा आपकी मीडिया के माध्यम से। तो जब ऐसी रोक लगी, उसके बाद सरकार बैकफुट पे आई और उन चीजों को सबको हटाया गया। अच्छा, नए मुख्यमंत्री बने हैं आपके, युवा मुख्यमंत्री बने, आप कुछ उम्मीदें हैं व्यापारी वर्ग को? क्या कुछ विजन आपको उनका नजर आ रहा है? आप जब बात रखते हैं तो कोई सहयोग मिल रहा है अब? जी बिल्कुल, मैं जरूर इस बात को पॉजिटिवली भी कहना चाहूँगा, सारी बात नेगेटिव नहीं। बल्कि आप देखिए, जब ये नए मुख्यमंत्री आए हैं, एक नया जोश आया। हम लोगों ने लगातार 3-4-5 बार हम व्यवसायी लोगों ने उनसे मीटिंग करी, अपनी बात रखने का प्रयास किया, और कहीं ना कहीं उस बात को उन्होंने पॉजिटिवली लिया। अंत में यात्रा खुली जरूर, लेकिन मात्र 25 दिन में आप सोचिए कि पूरे प्रदेश का जो उस व्यवसाय से 2 साल से पीड़ित हैं, उन लोगों का कैसे भला होगा। कुछ और लोग भी व्यापार मंडल के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगी कि उनको जोड़ें हम। हरिद्वार एक तीर्थ नगरी है, और जब किसी भी तीर्थ नगरी का विकास होता है तो उसकी आध्यात्मिकता को ध्यान में रखते हुए विकास की परियोजनाएं लाई जाती हैं, सड़कें चौड़ी होती हैं, गड्ढे भरे जाते हैं, और भी व्यवस्थाएं होती हैं। तो अक्सर शिकायत आती है कि व्यापारियों से नहीं पूछा गया, उनके हित कॉम्प्रोमाइज हुए, या उनकी जगह छोटी रह गई, उनका रिहेबिलिटेशन सही से नहीं हो पाया। ये बात आपको बताना चाहूँगा कि हरिद्वार जो टोटल है, हरिद्वार सिटी ऑफ उत्तराखंड एक ट्रैवल इंडस्ट्री है, ट्रैवल बेस्ड है। यहाँ पे अगर यात्री नहीं आएगा तो यहाँ पे कोई काम नहीं है, केवल यात्री ही यहाँ का किसी भी व्यापारी का पेट भर सकता है। सरकार या प्रशासन या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो भी प्लान बनाता है, हमारा सबसे पहला तो कहना है कि वो कोई भी प्लान बनाता है, उस प्लान में उस व्यापार से जुड़े हुए व्यक्ति का उस कमेटी में एडवाइजरी कमेटी होना बहुत जरूरी है। कंफ्यूजन की गवर्नमेंट रही शुरू से, इनके अंदर कोई मुख्यमंत्री था ही नहीं अभी तक। जो पीछे से स्क्रीन पे काम कर रहे थे वो अपना स्टेटमेंट देते थे और निकल जाते थे। इस सरकार में हमने बार बार अपना पक्ष रखा, व्यापारियों ने अपना पक्ष रखा, पर वो शॉर्ट आउट करने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा कभी कोई आश्वासन दिया ही नहीं गया। और इस सबसे बड़ी नाकामी ये हुई कि जो कांग्रेस के मंत्री इसमें इन्वॉल्वमेंट हुए थे, अब वो धीरे धीरे सरकार को छोड़ के जा रहे हैं। यानी कि उन्होंने इसको थोड़ा आगे आइए, और ना जनता का उन्होंने कोई भी। तो क्या व्यापारी परिवर्तन चाह रहा है? 100% हम चाहते हैं परिवर्तन हो। इन्होंने हमको कोविड के समय में जो 6 महीने तक व्यापार बंद रहा, ना तो उसकी ब्याज में कोई राहत दी, और ना उसकी एवज में उत्तराखंड में चलने वाली 4 धाम यात्रा में इन्होंने कोई राहत दी। इन्होंने जो खुद ये राहत दे सकते थे, इन्होंने वो मामला कोर्ट में पहुंचा दिया, और न्यायालय में कोई भी अपनी एफिडेविट ये फाइल नहीं कर पाए। इनके पद अधिकारी जो भी इनके पास IAS अफसर और जो भी इनमें कार्यकारिणी थी, वो सरकार को टैक्स दिया है खड़ी गाड़ियों का, और टैक्स पे उनको पेनल्टी भी दी है जी। जो गाड़ी 2 साल से कोरोना के टाइम पे खड़ी रही,
उनका टैक्स तो सरकार ने हमसे लिया ही लिया, उस पर 5% पर मंथ की दर से हमसे पेनल्टी भी ली गई है। अच्छा, ये इतनी समस्याएं हैं, आप आगे आ जाइए, थोड़ा आपसे ही बात कर लेंगे। क्या कितनी बार सरकार से मीटिंग हो चुकी है आप लोगों की, कितनी बार आपने एड्रेस करवाया है कि ये दिक्कतें हैं उसे सॉल्व कर? जो कि मैडम आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, हमने हरिद्वार से देहरादून विधानसभा तक पद यात्रा भी निकाली और विधानसभा घेराव भी करा, और मीटिंग तो फेस टू फेस मुख्यमंत्री जी के पास जाके 3 मुख्यमंत्री चेंज हो गए जो हमारी एक बात समझते, आगे की बात वो समझने से पहले ही मुख्यमंत्री चेंज हो जाता था, और हमारी बात सरकार के आगे कोई भी ढंग से नहीं रख पाया। किसी ने हमारे ट्रांसपोर्टर को सपोर्ट नहीं करा, किसी ने ट्रांसपोर्टर का दुख दर्द समझा नहीं। सरकार कहती है कि मैंने 2-2 हज़ार रुपये आप लोगों की हेल्प करी है। सरकार, हम कहते हैं हमारे एक ड्राइवर का घर परिवार चलाने के लिए कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये चाहिए। एक ड्राइवर जो हमारे यहाँ है उसके 10 से 15 हज़ार रुपये खर्चा चाहिए, तो 2 हज़ार रुपये में होता क्या है? अगर कोई भी रिक्शा वाला है, ड्राइवर है हमारा, उसके घर में कम से कम 3-3.5 हज़ार रुपये महीने का दूध आता है। इन्होंने भी बड़ी जायज अपनी समस्या बताई, तो आप संकेत समझ सकते हैं। भाग होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जो नीति बनती है, जब नीति बने कोई भी, तो उसमें हमारा पार्टिसिपेशन। मेरा मानना यह है कि जो हम इस दौर से गुजरे हैं, कोविड काल 2 साल से पूरे हिंदुस्तान में है, ना केवल उत्तराखंड में है, लेकिन एक उत्तराखंड प्रदेश जो हम 2 साल से झेल रहे हैं, जो कि सब जानते हैं 97% टूरिज्म पे डिपेंड है। सिर्फ यहीं का टूरिज्म क्यों बन रहा? व्यापारी तो बदलाव चाहेगा, व्यापारी सिर्फ वो चाहेगा जो इसके पक्ष की सोचे। व्यापारी ने अपने तन मन धन सब कुछ लगा दिया इनको जगाने में, लेकिन सरकार ना डमरू से जागी, ना थाली से जागी, ना ढोल से जागी। तो आप वोट से जगाएंगे? सरकार, जनता के पास एक ही धार है, वो उसकी वोट, और वो इसको इस बार बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। सर, आपको क्या लग रहा है, किसान आंदोलन कोई मुद्दा बनेगा? सर, बनना चाहिए। 11 महीने हो गए सर किसानों को दिल्ली की हदों पे बैठे हुए। ये इतनी निकम्मी सरकार है सेंटर की, भाजपा की, उनका मसला नहीं हल कर सकी, उनको उनके घर नहीं भेज सकी। एक कानून बना के जबरदस्ती उनके ऊपर थोप दिया उन्होंने। जो हमारी हालत है वही किसानों की भी हालत है। कोई भी किसान उन्होंने अपनी किसी कमेटी में लिया नहीं है। सुरेश राठौर जी हमारे साथ हैं, हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा सीट से विधायक है। बहुत स्वागत है सुरेश राठौर जी आपका। धन्यवाद आपका, अभिनंदन। आपने पद यात्रा निकाली गंगा मैया के इस तट पर, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। अब पद यात्रा आपकी भी शुरू होने वाली है, कदम ताल कुछ महीने रह गए हैं। हमने अपनी पद यात्रा प्रारंभ कर दी है, आगे आगे हमारे साथ पद यात्रा। क्या तैयारियां? देखिए, तैयारियां, जो हमारा एजेंडा था वो हम पूरा कर चुके हैं। हमने जो जनता से वायदे किए थे, लगभग 95% उन वायदों को पूरा कर दिया है, और कुछ चीजें जो वायदों में नहीं थी, जैसे बुग्गा वाला मेरी विधानसभा क्षेत्र का एक घाट क्षेत्र का बड़ा इलाका है, उसके अंदर मैंने मिनी स्टेडियम की स्थापना कराई है। एक आध प्रोजेक्ट हमारे रुके हैं ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में, जो धनौरी से लेकर इकबालपुर तक की एक नहर बननी थी, उसमें उत्तर प्रदेश के द्वारा भी 675 क्यूसेक पानी मिलना था। इस कारण से नहर की खुदाई का काम अभी रुका हुआ है। बाकी बड़े बड़े जितने भी काम थे, बढ़ के जितनी हमारी सड़कें थी, विकास के काम थे, जो ठीक है। आप कह रहे हैं आपने सारे वादे पूरे किए हैं। 2 वादे बता दीजिए जनता को जो आपने पूरे किए हैं, और आप कॉन्फिडेंस से जाएंगे जनता के बीच में कि देखिए हमने ये पूरे किए हैं वादे। आज जनता के अंदर इतना उत्साह है कि मैं परसों गया। अरे अभी हमने उत्साह देखा है व्यापार मंडल का आपके सामने। इब्राहिमपुर मैं बता रहा हूँ, सैकड़ों की संख्या में अनुसूचित जाति के लोगों ने काम बताइए, काम दो वादे बताइए जो आपने पूरे किए। मैंने तो सारी सड़कों के वायदे किए थे, वो सड़क बनवा दी है, बंजारा वाला से लेकर खेड़ी शिकोपुर तक। खेड़ी शिकोपुर एक दूसरा वायदा मैं बता रहा हूँ, बेड़पुर चौराहे से लेकर मुजाहिदपुर सतीवाला तक की सड़क 12 किलोमीटर मैंने उसका पूरा निर्माण करा दिया। सड़कों का वादा किया था, इन सड़कों का वायदा किया था मैंने। नहीं, और सारी वायदे, बहुत सारे वादे किए थे। जो विद्यालय बनाने की बात है, जो लबालब हो जाती है, आप जिस ज्वालापुर की बात कर रहे हैं वो मेरे क्षेत्र में नहीं है। आप यही मिनी स्टेडियम बनाने का काम ये बहुत बड़ी मेरी। क्या लग रहा है आपको उत्तराखंड में कि बदलाव होगा, किस तरह से देख रहे हैं? रूबरू करा देते हैं। तो ट्रेंड वाइज है उत्तराखंड, तो राजस्थान की तरह, तो यहाँ तो ट्रेंड वाइज होगा ही, होगा, बदलाव होगा। ट्रेंड वाइज है भाई साहब, ये तो 20 साल से 21 साल चलता आ रहा है। बदलाव होगा सर, जो भी है वो विकास रहे और कुछ ना रहे। तो विकास हुआ? अरे होगा या नहीं होगा, लेकिन ये तो वक्त ही आएगा। लेकिन 21 साल हो गए उत्तराखंड को जवान हुए हुए, लेकिन विकास अपने हद तक है भाई साहब। अच्छा, ये बताइए, इस बार एक विकल्प की राजनीति लेकर भी लोग आ रहे हैं। तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी, आप कह रहे हैं जब से उत्तराखंड बना है विकास तो जैसा है ऐसा है, क्या विकल्प तो हर कोई व्यक्ति चाहता है, अब होगा या नहीं होगा वो तो वक्त बताएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। लेकिन राठौर साहब देखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही,
इन्होंने कहा कि ट्रेंड रहा उत्तराखंड का, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो इस बार आप तोड़ेंगे? वो ट्रेंड हम तोड़ रहे हैं, 60 के पार जाएंगे। कांग्रेस के सारे वायदे झूठे हुए, कल अमित शाह जी बिल्कुल फूक कर चले गए। इस उत्तराखंड के विकास में आप देखेंगे हमने जनता के साथ में जो वायदे किए थे वो पूरे किए हैं, इसलिए हम वो भ्रम तोड़ेंगे जनता का। पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जनता को ये विश्वास है। आप देखते हैं, जहां देखते हैं क्रांतिकारी नेता हमारे पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री के रूप में आए, उन्होंने जो बदलाव किए हैं उसको जनता ने सरोकार नहीं, बदलाव तो आप लोगों ने कर दी, तीसरे मुख्यमंत्री बना के। वो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। देखो एक युवा वो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, जनता के बीजेपी जनता के मुख्यमंत्री, बीजेपी के मुख्यमंत्री, जनमानस से जुड़ा हुआ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। आज चाहे युवा हो, महिला हो, कोई भी किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, पुष्कर सिंह धामी को अपने साथ गिना हुआ मानना है। लोग जुड़ रहे हैं लगातार। भाई साहब सेब कैसे है? सेब कितना रुपए किलो? 100 रुपये। और केला? केला 50 रुपये। बहुत महंगाई कर दी भाई साहब। महंगाई जब मंडी से महंगा आ रहा है तो महंगा तो देना ही पड़ेगा। अच्छा, तो आप यही उत्तराखंड के रहने वाले? हाँ। क्या लग रहा है आपको उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई होगी या इस बार कुछ और होगा? हाँ, कांग्रेस और बीजेपी लड़ाई होगी, टक्कर। काम कुम कुछ हुआ? काम हो रहा, गलियों का काम नहीं हुआ, गली में काम ऐसा ही पड़ा है, खरंजा नाली से टूटी पड़ी है गलियों में। हाँ, बीजेपी वाले कह रहे हैं, विधायक जी कह रहे हैं खूब काम करवाया है। नहीं, काम तो हो रहा है, काम ऐसे नहीं, काम हो रहा है। देखिए विधायक जी कह रहे हैं चलिए काम तो हो रहा है, ये इसलिए अब यही तो स्वीकार करना है कि हमने काम किया तो काम हो रहा है। लेकिन एक बात इन्होंने और कही, इन्होंने कहा कि टक्कर तगड़ी है कांग्रेस के साथ, इस बार टक्कर है। वो गलतफहमी में लोग हैं। नहीं, भाजपा का पलड़ा वाली है। देखिए राठौर साहब ने ऐसी बात कर दी कि अभी तक बोल रहे थे टक्कर, अब कह रहे हैं पलड़ा भारी है आपका। 18-20 का फर्क है। 18-20 का फर्क है बता रहे हैं। देखिए ऐसे पल पल बदलती है राजनीति। भाई साहब आप यहीं उत्तराखंड के रहने वाले? नहीं, मैं उत्तराखंड, हाँ नहीं, उत्तराखंड का रहने वाला। क्या लग रहा है उत्तराखंड में इस बार बदलाव होगा या बीजेपी एक बार कांग्रेस, वही ट्रेंड रहेगा या चेंज होगा? वही रहेगा ट्रेंड जो आया था। कौन? बीजेपी। क्यों बीजेपी क्यों, क्या लग रहा है? लगेगा दो डर रहे हैं। आप आदमी आएगी, आई आम आदमी पार्टी, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? लग रहा है पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं इसलिए आएगी। कनेक्शन 2 हो गए ना, बीजेपी भी और वो भी। डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं इसलिए आम आदमी को तो कोई राहत है नहीं। भाई राठौर साहब देखिए देखिए सुंदर मनी पहले 7 घंटे में जाते थे, 3 घंटे में जाते, उसको नहीं कहते। लोगों को बताना पड़ेगा कि आज हमने 3 घंटे में दिल्ली पहुंचाने का काम किया। आप दिल्ली देहरादून से आते हैं, आज 45 मिनट में हरिद्वार आते हैं, पहले 2 घंटे में देहरादून से हरिद्वार आते थे। ये परिवर्तन है, पैसा कहीं। लेकिन महंगाई के सवाल को आप टाल नहीं सकते। पब्लिक गिन रही है, कहाँ पेट्रोल है, कहाँ डीजल है, रसोई गैस। 100 रुपए किलो सेब थोड़ी सी जगह में पैदा होता है, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। आज 100 रुपए किलो महंगा नहीं है। हम 20 साल पहले भी 100 रुपए देते थे, आज भी 100 रुपए है। सेब महंगा नहीं है, पेट्रोल डीजल तो महंगा है। पेट्रोल डीजल की बात करेंगे, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी कीमत तय होती है, पूरे देश और दुनिया के अंदर तय है। तो वो जब समय घटने का आता तो घटता है और जब समय बढ़ने का आता तो बढ़ता है। बहुत आज समय से बढ़ बढ़ गया रहा है। लेकिन बहुत सारी सुविधाएं हैं। चुनावी समय आ रहा है। देखिए हम केवल झूठे वायदे नहीं करते, देश के अंदर, दुनिया के अंदर हमने दुनिया में भारत का नाम आगे किया है। उत्तराखंड तो सुरेश राठौर साहब लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी इस पदयात्रा में शामिल हैं। राठौर साहब आपने बताया, आइए चलते हुए बात करते हैं, आपने बताया कि इस बार इस ट्रेंड को आप तोड़ेंगे, लेकिन ये बताइए कि कांग्रेस तो आपके मंत्रियों को तोड़ रही है, इसको, इस पर क्या कहना है? इस बार आने साहब चले गए। 3 काम मालूम करना चाहता हूं, उन्होंने अपनी सरकार के रहते हुए कौन से 3 काम किए होंगे। मैं आपको 100 काम गिना दूंगा। मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है 2017 से लेकर अब तक के, या जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमने विकास के आयाम खड़े किए हैं। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि उनके सारे काम थे जिनका क्रेडिट आप ले रहे हैं। झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, बेईमानी करते हैं जनता के साथ। जनता उनको इस बार जवाब देने वाली है। विधायक जी, अभी हम व्यापार मंडल के लोगों की बात सुन रहे थे। इतनी नाराजगी, एक आदमी ने कुछ पॉजिटिव नहीं कहा। हम सब ने देखा। हमने व्यापार मंडल के लिए बहुत सारी सुख सुविधाएं देने का काम किया। कोरोना काल के अंदर भी हमने रोजगार अवसर उनको उपलब्ध कराए। तो गड़बड़ थी ना आपका नेतृत्व इतनी बार? कोरोना हुआ, कोरोना की महामारी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही अपने एक व्यक्ति की चिंता करता था। अनेकों लोगों ने प्राण गंवा दिए, लेकिन हमने सेवा का काम किया। काम नहीं करने देते। कांग्रेस कहाँ थी उस समय? आम आदमी पार्टी कहाँ थी उस समय? यही सवाल वो भी पार्टी कहाँ थी उस समय
केवल भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के लोग या आरएसएस के लोग उस काम में जुटे थे और अन्य दल का कोई भी व्यक्ति उस समय कोरोना काल के अंदर नहीं आया। सो मैं भी पीड़ित हुआ, मैं भी क्वारंटाइन रहा, लेकिन हमने जनता की सेवा के काम को पीछे नहीं करने दिया। टिकट कटने की भी जो है ना बड़ी बातें चर्चाएं होती हैं कि कटते रहते, जुड़ते रहते, संगठन का काम है। वो संगठन विचार करेगा, जो ठीक होगा उसको देगा, जो ठीक नहीं होगा उसको नहीं देगा। तो बिल्कुल सुरेश राठौर साहब, हम अपनी इस पद यात्रा के अब लगभग अंतिम पड़ाव में हैं। आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप उत्तराखंड की जनता से, अपने क्षेत्र की जनता से? मैं जनता से कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा, वर्तमान समय में हमने अपील की है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार बहुमत देकर, भारी बहुमत देकर उसे स्थापित करें और विकास के नए नए आयाम जो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, अमित शाह जी के नेतृत्व के अंदर जो हम जनता की चिंता कर रहे हैं, उत्तराखंड को एक नया विकसित। ठीक है, और जल्दी से जवाब। अपने क्षेत्र की जनता के बीच में क्या रिपोर्ट कार्ड रखेंगे, क्या पूरा किया? निश्चित रूप से पहले से दुगने मतों से जीत कर आऊंगा, यही रिपोर्ट कार्ड मेरा होगा। सेंट्रल के काम पे चुनाव लड़ेंगे या अपने काम पर? देखिए, पेट्रोल के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, हम सड़कें बनाने, नालियां बनाने, तमाम विकास के काम हमने किए हैं, उन विकास के काम पर। और सबसे बड़ा मुद्दा हम बताते हैं, हमने वायदा कहते हैं राम मंदिर बनाएंगे, हमने राम मंदिर दिया। तो जहाँ जहाँ बिल्कुल काम बचे हैं वहाँ जगह घोषित कर देंगे। 100%, 3 साल से 100% नंबर 1 पर आ रहा हूँ अपनी निधि को खर्च करने में। भाई अजीत राठी साहब एक सवाल करना चाह रहा हूँ। बहुत दिन से कथा नहीं की आपने, आप रविदास के भक्त हैं, बहुत कथाएं करते थे और अब एक कथावाचक, फिर पॉलिटिशियन, अब वो क्षेत्र छूट गया या सक्रिय है? देखो, धर्म है तो हम जीवित हैं, धर्म नहीं है तो हम जीवित नहीं है। इस सनातनी धर्म की परंपरा को मजबूत करने के लिए उस कथा का होना भी अनिवार्य है। 2, 3, 4, 5 नवंबर को मैंने कथा की थी पिछले 3 साल पहले, क्योंकि कोरोना में सारा समय बीत गया। इस बीच में केवल वर्चुअल कथाएं हुई हैं, अब भी कथा करने का अवसर मिलेगा तो नवंबर में हम फिर कथा करेंगे। मैं एबीपी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी गंगा, एबीपी गंगा जिंदाबाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।